हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स से हिस्ट्री की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की जो हम क्लास करने वाले हैं, लगातार अपने क्रम में आगे बढ़ते हुए आज की जो हमारी क्लास होगी वह है, ये हम राष्ट्रीय आंदोलन में जो है आज से एंट्री कर रहे हैं। और इस राष्ट्रीय आंदोलन की जो है काफ़ी क्लासें होंगी। इसको जो है एक एक हिस्से के रूप में हम कवर करेंगे। तो कभी व्यक्ति देखेंगे हम, राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्ति। इसमें जो है हम क्या देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन सी हैं, जिन संस्थाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन को लोगों को जागरूक करने में और जो भारतीय को एक करने में और अंग्रेजी नीतियों का विरोध करने में अपने विभिन्न प्रकार के कार्य किए हैं। तो इन संस्थाओं को लेकर के यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की और इसके प्रमुख अधिवेशन देखेंगे। साथ ही साथ अन्य संस्थाएं भी देखें जो कि राष्ट्रीय आंदोलन में इस राष्ट्रीय विचारधारा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं रही हैं वो हम देखेंगे। इसके पहले वाली क्लास में हमने समाज सुधार से संबंधित बातें की हुई थी। यह है लगातार हमारा जो है प्रयास चल रहा है और अति शीघ्र जो है हम जो क्या करेंगे, इतिहास को पूरा करने पर जो है फोकस हैं। अभी तक हमारी जो है प्राचीन काल से लेकर एक समय पर हमने जर्नी शुरुआत की थी, पाषाण काल से जो है शुरू किया था और एक लंबे समय के बाद में जो है हम यहाँ तक आ पाए हैं। ये निश्चित ही जो है एक सराहनीय प्रयास होता है किसी भी कार्य को लगातार और सतत रूप से कर लेना, क्योंकि एक दो क्लासें, एक दो दिन, 4 दिन, 10 दिन कोई भी कर लेता है, परंतु लगातार अपने काम को जो है उसी क्रम में, उसी अंदाज में लगातार आगे बढ़ाना निश्चित ही ये सराहनीय है। अगर आप इसमें जुड़े हुए हैं तो आप निश्चित रूप से सराहनीय कार्य में जो है अपनी क्या कर रहे हैं, भूमिका अदा कर रहे हैं। इसका आपको परिणाम भी मिलेगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। और इसमें जो संस्थाएं होंगी, एक तो मुख्यतः हम दो भागों में देखेंगे कि देखिएगा, थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा। एक तो भाई मतलब दूसरी बात एक और बताना था कि कुछ भी बहुत भौकाल मचा रहता है। अभी मैंने थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह में जो है मतलब ऐसे देखने लगा तो अरावली पर्वत को लेकर के भौकाल मचा करके रखा हुआ है, जबकि उन्हें वास्तविकता का पता नहीं क्या चलता है। जिसके पास में मतलब करोड़ों में, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, कुछ भी वो भेजने के लिए जिसमें ज़्यादा करके मतलब एल्गोरिदम बढ़ता है, ऐसे कार्य करते रहते हैं। उसमें जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया हुआ है अरावली पर्वत को लेकर के, मतलब वहाँ पर खनन किया जाए या ना किया जाए, कैसे किया जाए, उस संदर्भ में जो है क्या किया हुआ है, एक रिपोर्ट जारी की हुई है। 1 मिनट की बातें हैं, उसमें 2 बातें हैं। अगर मैं बहुत संक्षेप में कहूँ, बाकी घुमा फिरा करके कुछ भी बोलो, ये सब जो है सोशल मीडिया में जो क्या है एक प्रकार का वर्तमान में जो है आकर्षण है और जो है एक कमाई का साधन है, ध्यान रखिएगा। और इसे जो अभी सुप्रीम कोर्ट में दरअसल जैसे अरावली पर्वत की बात की जाए, मैं 1 मिनट में जो सभी बातें बता देता हूँ, उसका मूल सारांश आप समझ लीजिएगा। अरावली पर्वत जो है यह एक मतलब दुनिया की प्राचीनतम पर्वत है और यह हिमालय से भी पुराना पर्वत माना जाता है। और यहाँ पर जो है आप जानते हैं कि इसका निर्माण जो है शुरुआती दौर में हुआ था ग्रेनाइट चट्टानों से। तो खनिज तो निश्चित रूप से मिलेंगे ही। क्या मिलेंगे? खनिज तो मिलेंगे ही, क्योंकि यहाँ पर जो है ये ज्वालामुखी उद्गार से ही क्या है शुरुआत में इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। भू जो गतिविधियाँ होती हैं, भू संचलित परिवर्तन होते हैं। तो चूंकि ये पृथ्वी का मूल हिस्सा है तो निश्चित रूप से यहाँ पर खनिज संपदा तो भंडार है, यहाँ पर होगा ही। ठीक है। अब दूसरी बात, यहाँ पर खनन पहले से चल रहा था तो इनको जो है खनन खूब कर रहे थे लोग। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रिपोर्ट जारी की एक, मतलब इस संदर्भ में जो है दरअसल ये जैसे राजस्थान में है, गुजरात में है, दिल्ली में है, हरियाणा में है, 4 राज्यों में विस्तृत है। सभी में जो है खनन को लेकर के अलग अलग कानून बने हुए हैं। तो ऐसी आवश्यकता थी कि एक मतलब राष्ट्र स्तर का कानून बने, जैसे सभी लोग क्या करें, समान कानून का पालन करें, ताकि ये जैसे राजनीतिक पार्टियां अलग अलग शासन करती हैं राज्यों में, उनका जो वो ना हो सके। तो इसी को लेकर के समान कानून बनाने की मांग की जा रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के सारांश में 2 बातें हैं, मैं बता देता हूँ। पहली बात ये है कि उसने सुप्रीम कोर्ट ने जो क्या कहा हुआ है कि 100 मीटर, जो 100 मीटर से क्या है ऊंची पहाड़ियाँ हैं, क्या हैं जो 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियाँ हैं वो क्या हैं, अरावली का हिस्सा हैं। वो क्या है, अरावली पर्वत माना जाएगा उन्हें। और जो 100 मीटर से कम है उन्हें अरावली पर्वत नहीं माना जाएगा। पहली बात ये है रिपोर्ट में। और दूसरी बात ये है कि 100 मीटर की जैसे ये पहाड़ी है, एक 100 मीटर की पहाड़ी ये है और दूसरी 100 मीटर की पहाड़ी ये है, इनके बीच का गैप कितना होना चाहिए। इनके बीच का गैप अगर 500 मीटर से
कम है तो ये बीच की जगह भी अरावली पर्वत माना जाएगा। क्या? अगर 500 मीटर से कम है तो ये बीच की जगह भी अरावली पर्वत माना जाएगा। अगर दूर है तो अरावली पर्वत नहीं माना जाएगा। अर्थात अगर 500 मीटर से कम है तो यहाँ पर खनन नहीं कर सकते। बस ये 2 बातें हैं। और जानकारी के लिए बता दूं, यह कानून जो है 2006 से ही राजस्थान में लागू था। क्या? 2006 से ही ये राजस्थान में कानून लागू था। खूब खनन हो रहा था, किसी ने विरोध नहीं किया। और यही बात अभी सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है। तो राष्ट्रीय स्तर का मतलब कानून बना है, तो लो भाई, परिवर्तन क्या हो गया, मुझे ये समझ में नहीं आता। अभी तो ये बात तक डिस्कशन नहीं हुई है। लोग कहते हैं कि 100 मीटर में जो है अरावली का 90% हिस्सा आता है। बता दूं कि अभी तक जो है ये डिस्कशन नहीं हुआ है कि भाई 100 मीटर की लंबाई कहाँ से नापी जाएगी। क्या राजस्थान से मापी जाएगी, या समुद्र तल से मापी जाएगी? अगर समुद्र तल से मापी जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 10% हिस्सा आएगा अरावली का, ये बता दे रहे हैं हम। अगर समुद्र तल से मापी जाएगी, अगर राजस्थान से मापी जाएगी तो बहुत ज़्यादा हिस्सा आ जाएगा। तो ये पहले से कानून चल रहा है और इसी में जो है खनन हो रहा था। चलिए, तो ये बातें हैं इसका स्वरूप। तो ये जो है आपके 2 पॉइंट परीक्षा में आ सकते हैं कथन कारण के रूप में, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। बाकी सब कुछ पुराना ही है। चलिए, अब जो है अपने हम मूल टॉपिक पर आ जाते हैं, और हमारा टॉपिक है राजनीतिक संगठन को लेकर के टॉपिक है। तो ये सोशल मीडिया पे चलता है, देखना कोई भी टीचर हो, मतलब बढ़िया बना करके वो फोटो लगा करके ये करते हुए, एआई का ज़माना है, कुछ भी मतलब दिखा रहे हैं सबको जो क्या बना रहे हैं। तो आप लोग क्या शिक्षित सभ्य हैं, तो आप लोग समझ गए तो अच्छी बात है। बाकी अन्यथा गवर्नमेंट जैसे कार्य करती है तो भाई उसके पास में जो है हज़ारों आदमी हैं, हज़ारों डिपार्टमेंट हैं, तो वो जो है कार्य करते हैं उन नीतियों को लेकर के। रिसर्च करने के बाद ही जो है कार्य किया जाता है। तो अनपढ़ जैसी और नेताओं जैसी बातें के पीछे मत पड़ा करो, और कुछ भी मतलब सहमत मत हुआ करो आप। चलिए देखते हैं। बाकी जो है अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, क्या सही है क्या गलत है जानकारी देखिएगा। सबके पास में साधन है, इंटरनेट है, गूगल है। हमारे पास में है राष्ट्रीय स्तर की जो है संस्थाएं हैं, और राष्ट्रीय स्तर की जो आज हम संस्थाएं करने वाले हैं, इन संस्थाओं को थोड़ी सी चीज़ें समझिएगा। इन्हें हम 2 भागों में देखेंगे। दरअसल बात यह है कि 1885 में क्या होती है, राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 1885 से। क्यों? क्योंकि इस समय पर क्या हुई थी, कांग्रेस की स्थापना होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है एक संस्था, जो पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में क्या रही, अग्रणी रही, और जो टुकड़ों में भारत बटा हुआ था उसको एक करने में अनेक कारकों ने जो भूमिका निभाई, उसमें से एक कारक क्या थी, कांग्रेस नाम की संस्था भी थी। देखिए, अभी तक आते आते लोगों को ये जो बौद्धिक स्तर के व्यक्ति थे उन्हें ये समझ आ चुका था कि अंग्रेज तो क्या हैं, एक हैं, और वो क्या कर रहे हैं, भारत को लूट रहे हैं। ठीक है, लेकिन सामान्य जनता को ये पता नहीं था कि यहाँ पर शासन करने वाले टीपू सुल्तान, यहाँ पर शासन करने वाला निजाम, यहाँ पर शासन करने वाले मराठा, यहाँ पर शासन करने वाले बंगाल के नवाब, यहाँ पर मुगल बादशाह, यहाँ पर राजपूताना, इन्हें ये पता नहीं था कि ये पूरा भारत जो है हमारा ही है। ये सब छोटी छोटी रियासतें जो है अपने अपने को क्या मानती थी, देश मानती थी। तो ये जो सभ्य और शिक्षित वर्ग था, ये चाहता था कि अगर हमें जो क्या करना है, जिस प्रकार से हमें अलग अलग करके तोड़ करके अंग्रेज़ों ने हम पर शासन स्थापित किया है, तो अगर अंग्रेज़ों को भगाना है तो पहली बार हमें क्या करना चाहिए, एकता स्थापित करनी चाहिए। इन सब में क्या हो जाना चाहिए, एकता स्थापित करनी चाहिए। तो विभिन्न प्रकार के बुद्धिवादी व्यक्तियों ने क्या किया, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं स्थापित की। संस्थाओं के क्या किए, हर कोने में जो है, देश के कोने कोने में अपने अपने सम्मेलन करते थे। उन सम्मेलन के माध्यम से लोगों को क्या करते थे, जागरूक करते थे, राष्ट्रव्यापी विचारों का प्रचार प्रसार करते थे। और धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों में जो है अपनेपन की भावना जागृत हुई, और आगे जो है स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति आए। समाज सुधार में हमने पढ़े हुए थे, तो उन्होंने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद दिया और भारत को जो है एक माता का दर्जा दिया। और फिर सभी लोग जो है धीरे धीरे भावनाओं के माध्यम से जुड़ पाए, और अंततः ये भारत माता की जय का जो नारा से किसी भी देश के कोने में व्यक्ति को क्या करता है, भारतीय होने का एहसास दिलाता है। तो ये जो है बहुत ही प्रयासों का परिणाम है, धीरे धीरे हुआ। इन संस्थाओं ने विभिन्न प्रकार की अपनी अपनी संस्थाओं ने पत्रिका निकाली, समाचार निकाले, अंग्रेज़ों की नीतियों का विरोध किया, लोगों को एहसास दिलाया कि भाई ये लोग क्या हैं, विदेशी हैं। तो धीरे धीरे लोग समझे। तो उन्हीं संस्थाओं को हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सिर्फ बंदूक चलने वाली आवाज़ जो होती है, क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ेंगे, वह जो इतिहास नहीं होता है, सिर्फ मैं कह रहा हूँ। हालांकि इतिहास का एक हिस्सा वो भी है, लेकिन इतिहास होता क्या है, ये आप जो है कैसे जो है भारत को आज़ादी मिली थी, कैसे ये राष्ट्रीय आंदोलन की जर्नी प्रारंभ होती है, कितने लोग इसमें शहीद हो चुके हैं, कितने लोगों ने प्रयास किया है, ये आप धीरे धीरे आप जो है समझ जाएंगे। तो धैर्य संयम जो है आपके अंदर ये विशेषता होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत जो धैर्य और संयम होता है। तो चलिए, और
अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, करते रहिएगा भाई। निश्चित रूप से आपको जो है इसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। मेहनत से ही सब कुछ होता है। अभी जो है आप जो है कैसी स्थिति में है ये बात मायने नहीं रखती, आपका जो परिणाम निर्धारित करेगी ना, जो रिजल्ट आपका निर्धारित होगा ना, तो इससे निर्धारित होगा और यही बताएगी कि आपका रिजल्ट कैसा है। ये रिजल्ट ये नहीं पूछता कि भाई आपको बुखार आता रहा है, आपके जो है 2 रुपये नहीं थे, पेन नहीं खरीद पाए, आपके पास में पैसे नहीं थे, आपके घर में पढ़ने के लिए जो है वातावरण नहीं था, ये सब कुछ नहीं मायने रखता। परिणाम ये सब नहीं देखता है। परिणाम ये देखता है कि अगर आपसे मेहनत की हुई है तो आपसे बनता है, और बनता है तो आप क्या हो उसके लिए योग्य हो। किसी भी परिस्थिति में इसको महत्व दीजिएगा और यहाँ तक पहुँचिएगा। इसके बाद जो है दुनिया को कुछ भी बताते रहिएगा। और मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि ये स्थिति मायने नहीं रखती कि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले। क्या विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले? ये उड़ान तय करेगी, ये उड़ान तय करेगी आसमां किसका होगा। तो अभी आप जो है किस स्थिति में हैं ये कोई मायने नहीं रखता है। आप जो है राजा के लड़के हैं या फिर प्रजा के लड़के हैं या फिर गरीब के लड़के हैं या अमीर की बेटी हैं या कुछ भी है, ये आपका मायने नहीं रखता। ये कैसी है आपकी, ये मायने रखता है। और जिसकी ये अच्छी होगी वही जो है शिखर पर होगा। चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न है, काफ़ी चर्चा हुई जो है हमने, देखिएगा काफ़ी लंबे समय तक जो है 5-10 मिनट तो लग ही जाता है भाई माहौल बनाने में। अब जो है बात करते हैं, ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा। मैं वादा करता हूँ कि जो है आपकी राष्ट्रीय जो संगठन है, ये जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको जो है बताया जाएगा। बहुत बवाल है इनमें, जो है ये सेम प्रकार की संस्थाएं हैं, आपको अब नहीं भूलेंगी, ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न है कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम बताइएगा। क्या, अगर आपसे पूछे ना कि भारत में देखिए संस्थाएं कई प्रकार की होती हैं फ्रेंड्स, क्या संस्थाएं जो है कई प्रकार की होती हैं। कुछ संस्थाएं जो है धार्मिक होती हैं। क्या होती हैं? धार्मिक, जो धर्म में सुधार को लेकर गठित की जाती हैं, धार्मिक परिवर्तन के लिए गठित की जाती हैं, धार्मिक चर्चाओं के लिए गठित की जाती हैं। कुछ संस्थाएं क्या होती हैं? सामाजिक होती हैं, जो समाज में व्यापक, जैसे कुप्रथाएं होती हैं, छुआछूत होता है, ऐसी चीज़ों को विरोध करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए गठित की जाती हैं। कुछ संस्थाएं क्या होती हैं? राजनैतिक होती हैं। क्या होती हैं? राजनैतिक होती हैं, जिनका उद्देश्य सरकार और शासन तंत्र का विरोध करना, उसमें शामिल होना, उसकी कमियों को दूर करना, उसकी आलोचना करना और लोगों को जोड़ना होता है। तो यहाँ पर जो है, जो इतिहास में हमें पढ़ना है, ये संस्थाएं पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं अपन, इनको पढ़ना है। राजनीति की किन की बातें करेंगी? ये समाज सुधार की बातें नहीं करेंगी फ्रेंड्स। ये किन की बातें करेंगी? ये बातें करेंगी कि अंग्रेज़ क्या करते हैं, गलत कर रहे हैं, तो इनको जो है गलती का एहसास सामान्य जनता तक पहुंचाएगी। ये बातें करेंगी, राष्ट्र भावना की बातें करेंगी, राष्ट्र भावना की ये बात करेंगी, देश की बातें करेंगी, ये बात करेंगी देश की न्याय प्रणाली में क्या दिक्कत है, क्या है अंग्रेज़ों से ऐसी, मतलब ये बातें करेंगी इन चीज़ों की। तो ये सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं अलग हैं। हमने समाज सुधार आंदोलन में इनको जो है पढ़ा हुआ है। तो राजनीतिक संस्थाओं की यहाँ बात की जा रही है। आपसे पूछे कि भारत के इतिहास में प्रथम राजनीतिक संस्था कौन थी, आपसे क्या पूछे, प्रथम राजनीतिक संस्था कौन थी, तो आपके मन में तुरंत ही आएगा वो संस्था जो थी यही थी जो 1838 में 38 में स्थापित हुई थी। और इस संस्था की स्थापना जो 1838 में द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा जो है इनकी संस्था की स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी? यह संस्था जो है जमींदारों के हितों की मांग करने के लिए बात की थी। किसकी? जमींदार होते थे ना, तो जमींदारों के जो भी केस होते थे, कानून होते थे, इनके संरक्षण के लिए अंग्रेज़ों की जो भी बातें होती थी उनसे जो है इनको क्या किया जा सके, सुरक्षित किया जा सके, इसलिए ये संस्था जो है स्थापित की गई थी। तो समाज का जो जमींदार वर्ग था, चूँकि समाज में पहले जो है बड़े लोग ही क्या होते हैं, आगे होते हैं, सामान्य जनता की किसी को चिंता नहीं है। फिलहाल में इन जमींदारों के भाई जो हज़ारों बीघा 2000 बीघा के जो क्या होते थे, मालिक होते थे, उनके अधिकारों की चिंता थी। इसलिए जो है जमींदार लोगों ने मिल करके क्या बनाई, पहली भारतीय इतिहास की राजनीतिक संस्था बनाई और उसका नाम था क्या? उसी का नाम आपसे पूछा गया है, तो उसका नाम था जमींदार एसोसिएशन। क्या नाम था? जमींदार एसोसिएशन। या इसी को कहा जाता है लैंड होल्डर सोसाइटी। क्या कहा जाता है? लैंड होल्डर, लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी कहा जाता है। लैंड का मतलब होता है ज़मीन और होल्डर का मतलब होता है जो, मतलब ज़मीन का धारक होता है, ज़मीन धारक, तो लैंड होल्डर हो जाएगा। और सोसाइटी मतलब एसोसिएशन या संगठन हो जाएगा। तो ये संस्था है, आपको पता चल गई। कहाँ पर स्थापित हुई थी? कलकत्ता में स्थापित हुई थी। कलकत्ता में, तो बताया था ना कि कोई भी बात हो, परिवर्तन जो है कलकत्ता से शुरुआत होता है, क्योंकि जिसको पहले दर्द होता है वही परिवर्तन चाहता है। अब सबसे पहले दर्द किसको हुआ था?
कि बंगाल में जो है अंग्रेजों ने पहले अधिकार किया था। तो ये जो है क्या है, भारतीय इतिहास की पहली जो है क्या है, राजनीतिक संस्था है। अब देखिएगा मैं यहाँ पर बताता हूँ ताकि भूले ना हमेशा। बंगाल में जो है मुख्यतः आपको 4 संस्थाएं ध्यान रखनी है। कितनी संस्थाएं ध्यान रखनी है? 4 संस्थाएं ध्यान रखनी है बंगाल में। अलग अलग ध्यान रखेंगे तभी आपका दिमाग चलेगा, अन्यथा जो है सब मिक्स कर देंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। बंगाल में जो राजनीतिक संस्थाओं को लेकर बात होती है तो 4 संस्थाएं ध्यान रखना है। पहली संस्था क्या ध्यान रखना है? लैंड होल्डर सोसाइटी। क्या ध्यान रखना है? लैंड होल्डर सोसाइटी ध्यान रखना है। पहली संस्था हो गई जो कि 1838 में स्थापित होती है। ठीक है। दूसरी संस्था ध्यान रखना है वो है आपकी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो दूसरी संस्था कौन सी है? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। और तीसरी ध्यान रखना है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। और चौथी संस्था ध्यान रखना है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये 4 संस्थाएं हैं भाई। इसके अलावा बंगाल में जो है आपको नहीं याद करना है। ठीक है, और होंगी तो देख लेंगे। बाकी इतनी ही 4 संस्थाएं ध्यान रखना। अब मैं इनको बता देता हूँ। ये जो है द्वारका नाथ टैगोर द्वारा किस लिए गठित की गई थी? जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए 1838 में बनाई गई थी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है ये 1839 में बनाई जाती है। बंगाल में ही कब बनती है? 1839 में बनती है। और ये एडम्स द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? एडम्स द्वारा बनाई गई थी। यह इसलिए बनाई गई थी कि भारतीयों की स्थिति कैसी है, भारतीयों के मन में क्या प्रश्न उपजता है, उन प्रश्नों को जो है कहाँ तक पहुँचाना? अंग्रेजों को यहाँ तक पहुँचाना। और ये जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है इसे 1843 में बनाया गया था। 1843 में ये भी अंग्रेजों ने ही बनाई हुई थी। और ये विलियम थॉमसन द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? विलियम थॉमसन द्वारा जो है 1843 में बनाई गई थी। ठीक है। अब ये जो है ये संस्थाएं अब ये संस्था एक कौन सी? लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ये दोनों संस्थाओं को मिलाकर के एक नई संस्था बनाई जाती है। कब? 1851 में। कब बनाई जाती है? 1851 में। और ये जो है बड़ा संगठन था बंगाल का, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो ये अंग्रेजों के सामने ऐसी बातें रखता था जो भारत के लोग थे उनकी ज़रूरत थी। क्यों रखता था? ताकि उनकी ज़रूरत पूरा हो जाए और विद्रोह वगैरह ना हो सके, इसलिए ये रखता था। और यह जो है इसमें अंग्रेज भी सदस्य थे और बंगाल के जो है बड़े बड़े जमींदार इसके क्या होते थे? सदस्य होते थे। इसका जो प्रथम अध्यक्ष था कौन? इसका जो प्रथम अध्यक्ष था उसका नाम था राधाकांत देव। क्या नाम था उनका? उनका नाम था राधाकांत देव। जो है ये क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये बंगाल की संस्थाएं यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। दिमाग में बैठा लीजिएगा, बार बार चीज़ें आएंगी तो गलती नहीं करना है। तो बंगाल में 4 संस्थाएं थी। पहली संस्था लैंड होल्डर सोसाइटी, दूसरी 1839 में बनती है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एडम्स द्वारा, तीसरी बनती है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1847 थॉमसन द्वारा। बाद में 1851 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और लैंड होल्डर सोसाइटी दोनों को मिलाकर के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना दिया जाता है। चीज़ें क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि समझ में आना चाहिए, इसलिए अपन चर्चा करते हैं। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमर्स नहीं भाई कॉमन है, हाउस ऑफ कॉमन। देखिए जो ब्रिटेन की संसद होती थी ना, ब्रिटेन की संसद होती थी, इसके जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन होते हैं। इसी प्रकार से ब्रिटिश संसद के क्या होते हैं? 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड। क्या होता है? हाउस ऑफ लॉर्ड। ये भारत में जो है राज्यसभा के समान है। और दूसरा होता है हाउस ऑफ कॉमन, ये जो भारत में लोकसभा के समान है और ये जो है राज्यसभा के समान है। तो यहाँ पर यानी कि 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। वो कौन था संगठन था भारत का? वो कौन सा संगठन था भारत का जिसने ऐसा किया हुआ था? देखिए जब हम बम्बई की बात करते हैं, वो संगठन का नाम है पूना सार्वजनिक सभा। क्या नाम है? पूना सार्वजनिक सभा। अब इसकी देखिएगा मैं बातें करता हूँ तो पूना सार्वजनिक सभा की जो है स्थापना कब होती है? 1870 में जो है इसकी क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। और 1871 में जो है यहाँ पर कौन जुड़ते हैं? महादेव गोविंद रानाडे जुड़ते हैं। कौन जुड़ते हैं? महादेव गोविंद रानाडे। और इसकी स्थापना जो की थी, तो अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे इसकी तो जीबी जोशी, गणेश वासुदेव जोशी और एक व्यक्ति और हैं एच चिपुलकर।
तो इन 2 व्यक्तियों द्वारा क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। जब से इसमें रनाड़े जुड़ते हैं तब से इसका वास्तविक संचालन होता है। और रनाड़े ने ही क्या किया था, 1875 में जो ब्रिटेन की संसद थी, उस संसद के सामने क्या रखता है, ये मांगे रखता है, क्या ये मांग रखता है, कौन, ये संगठन के जो मालिक थे महादेव गोविंद रनाड़े, वो मांग रखते हैं कि जो गवर्नर जनरल की परिषद है, क्या है, जो गवर्नर जनरल की परिषद है, और भी जो भी भारत में अंग्रेज़ों की सरकार है, जो भी अंग्रेज़ों की सरकार है कहाँ पर, भारत में, इस सरकार में भारतीयों को शामिल किया जाना चाहिए। किस में शामिल किया जाना चाहिए, सरकार में जो है भारतीयों को शामिल किया जाना चाहिए। ऐसी मांग 1875 में किसके द्वारा की गई थी, पूना सार्वजनिक सभा द्वारा की गई थी। क्या चीज़ें क्लियर हैं? अब देखिएगा थोड़ा सा, हमने पिछले प्रश्न में क्या किया था, बंगाल की सभी संस्थाएं की थी, जिनमें से 4 संस्थाएं पढ़ी थी। कितनी संस्थाएं, 4 संस्थाएं। मैं यहाँ पर करा देता हूँ बम्बई की संस्थाएं। कहाँ करा देता हूँ, बम्बई में कौन कौन सी जो है संस्थाएं थी उनको यहाँ पर देख लीजिएगा। बहुत लंबी बात नहीं करूँगा, सिर्फ 3 संस्थाएं ध्यान रखना है। कितनी ध्यान रखना, बम्बई में 3 संस्थाएं ध्यान रखना है। एक ध्यान रखेंगे आप पूना सार्वजनिक सभा, पूना सभा, तो इसके बारे में हम अपन क्या कर ही चुके हैं। दूसरी संस्था आपको ध्यान रखना है यहाँ पर बम्बई एसोसिएशन। क्या ध्यान रखना है, बम्बई एसोसिएशन, बम्बई एसोसिएशन ध्यान रखना है। और तीसरी संस्था ध्यान रखना है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। 3 संस्थाएं ही तो ध्यान रखना है बम्बई में। तो भाई हमेशा के लिए दिक्कत खत्म कीजिएगा। 1870 में क्या होती है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना होती है। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना ये 1852 में की गई थी, और ये आप पढ़ चुके हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में की गई थी, जब कांग्रेस की स्थापना होती है। अब देखिएगा, इसकी स्थापना तो महादेव गोविंद रनाड़े ने की है, महादेव गोविंद रनाड़े और जी.बी. जोशी वगैरह इन सभी लोगों ने मिलकर की है। और बम्बई जो एसोसिएशन है, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। किस लिए की थी, ज्ञापन देने के लिए की हुई थी, कि मतलब अंग्रेज़ों को क्या दिया जा सके। जैसे अभी देते हैं ना, आप कलेक्टर के यहाँ पर ज्ञापन देते होंगे, कभी ना कभी दिया होगा आंदोलन वगैरह में, तहसील में जो है ज्ञापन देते होंगे, मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन देते हैं। तो ये जो है संस्था ज्ञापन देने के लिए स्थापित की गई थी, कि भारतीयों की समस्याओं को लेकर बम्बई की खास तौर से, तो ये हो जाएगा बम्बई एसोसिएशन। और जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था, इन्हें जो है 3 लोगों ने मिलकर के स्थापित किया था, जिन्हें बम्बई के त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं। किस नाम से, बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं। उसमें जो है आपके नाम आते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, क्या नाम आता है, बदरुद्दीन तैयब जी, के टी तेलंग, और एक नाम आता है फिरोज शाह मेहता। क्या नाम आता है, फिरोज शाह मेहता। बम्बई के बेताज बादशाह थे कौन, फिरोज शाह मेहता। तो इन 3 लोगों ने स्थापित की हुई थी। और इनका जो मुख्य उद्देश्य था, इनका मुख्य उद्देश्य पता है क्या था, जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो इंडियन सिविल सेवा है, सिविल सर्विस, जिसे आप IAS कहते हैं और राज्यों में PCS कहा जाता है, तो अंग्रेज़ों के ज़माने पर भी ये अधिकारी बनाने वाली संस्था होती थी, ICS। इसमें भारतीयों को शामिल किया जाए, इस मांग को उद्देश्य बना करके संस्था बनाई गई थी। तो ये है आपका ये, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो हमने पुणे की संस्था कर ली, मतलब बम्बई कर ली, बंगाली कर ली, एक में मद्रास की ओर करा देता हूँ, सो आपकी संस्थाएं ये हो जाएंगी। भारत संघ के संस्थापक कौन थे, देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत संघ, देखिए हम बात करते हैं भारत संघ की। भारत संघ को इंग्लिश में कहा जाता है इंडियन एसोसिएशन। क्या कहा जाता है, इंडियन एसोसिएशन कहा जाता है। दोनों नाम आपको क्या करने हैं, ध्यान रखना है। ज़्यादा करके इंग्लिश वाला पूछता है, हिंदी में ही लिखा होगा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की हुई थी। अब देखिएगा, इंडियन एसोसिएशन की जब हम बात करते हैं तो 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्या नाम है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस, ये 2 लोग हैं। और इन्होंने क्या किया कि एक संस्था बनाई हुई थी पहले स्टूडेंट के लिए, कलकत्ता में ही स्टूडेंट्स के लिए पहले संस्था बनाते हैं। उस संस्था का नाम था कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन नाम था। क्या नाम था, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, स्टूडेंट एसोसिएशन नाम की संस्था बनाते हैं 1875 में पहले। फिर ये संस्था जो है ये बड़े हो जाते हैं और शायद स्टूडेंट लाइफ से निकल गए होंगे। 1876 में जो है ये बड़ी संस्था बनाते हैं, और उसी संस्था का नाम था क्या, इंडियन एसोसिएशन। तो किसने बनाई हुई थी ये संस्था, तो आप क्या बताएंगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा बनाई गई थी। अब ये संस्था बनाई क्यों गई थी, तो
जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे ये ध्यान रखना आईसीएस में चयनित हुए थे। क्या हुए थे? आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विस। उस समय पर कलेक्टर बनना जो है बड़ी मेहनत की बात होती थी। अंग्रेज़ों के ज़माने पर आईसीएस सेवा होती थी, इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता था। और ये इंडियन सिविल सेवा में चयनित होने वाले क्या हैं? दूसरे भारतीय हैं। क्या हैं? दूसरे भारतीय हैं। और इन्हें जो है क्या कर दिया अंग्रेज़ों ने है थोड़ी सी भूल चूक के बदौलत जो है 1874 में क्या कर दिया? हटा दिया। ये असम में जो है असिस्टेंट न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर जो है पदस्थ थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और इन्हें क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। तो ये अंग्रेज़ों के क्या जो है मतलब विरोध करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है अंग्रेज़ भेदभाव कर रहे थे। तो इनका जो संगठन बना हुआ था इसका मुख्य उद्देश्य था कि आईसीएस जो है इंडियन सिविल सर्विस है, इन्होंने पूरा का पूरा आंदोलन किया था कि इसमें सुधार किया जाए। और सुधार में क्या कि अंग्रेज़ों ने जो है आईसीएस में जाने के लिए उम्र जो है 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी थी। क्या कर दी थी? 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी थी। तो इसका ये लोग क्या कर रहे थे कि विरोध कर रहे थे। कौन? ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी वगैरह जिनका पूरा संगठन था। तो ये क्या उनसे संगठन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है इंडियन एसोसिएशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट संगठन है, ध्यान रखना है। बहुत सारी बातें हैं। और इंडियन एसोसिएशन जो है ये आपका और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट संगठन होने वाला है। फिक्स डेट आपको ध्यान रखना है इसकी, जो है 26 जुलाई की इसकी स्थापना हुई थी। अगर गौर से देखेंगे तो 1876 से अगर चलेंगे तो 2026 में क्या हो रहे हैं? इसके 150 वर्ष हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? 2026 में जो है 200 वर्ष हो रहे हैं। सॉरी, कितने वर्ष हो रहे हैं? 200 की 150, 150 वर्ष जो है हो रहे हैं 2026 में। और आपका प्रीलिम्स कब है? 2026 में ही है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्था है आपकी ये, एक मतलब इसका भी जो है कॉम्बिनेशन बन रहा है, पूछा जा सकता है आपसे। और यह जो इनका संगठन था ना, इंडियन एसोसिएशन, ये सबसे बड़ा संगठन था भारतीय राजनीति का। जब तक कांग्रेस से मतलब पहले का, जब तक कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी, तो कांग्रेस की स्थापना से पहले सबसे बड़ा संगठन हुआ करता था। कौन सा ये संगठन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और पी आनंद मोहन बोस का इंडियन एसोसिएशन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था? तो देखिए हमने अभी बात की थी कि सुरेंद्रनाथ जो बनर्जी थे ये सिविल सेवा में चयन होने वाले दूसरे भारतीय थे। क्या थे? दूसरे भारतीय थे। और अगर आपसे पूछे प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय कौन थे? तो एस.एन. टैगोर जो है प्रथम भारतीय थे। एस.एन. टैगोर प्रथम भारतीय थे। 1863 में इन्होंने जो है आईसीएस को क्या किया था? क्वालिफाइड किया था। और जो है इस जब जो है भारत में परीक्षा नहीं होती थी इसकी परीक्षा लंदन में होती थी। तो वहाँ पर जाकर भी भारतीय लोग क्या है ये पदों को जो है साबित किया था कि भाई हम लोग भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है धीरे धीरे इसका विकास हुआ। दूसरे भारतीय थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जो है ये सिलहट में जो है, सिलहट में क्या है चयनित थे। सिलहट ये असम में पड़ता है सिलहट। और यहाँ पर जो है असिस्टेंस जुडिशली मजिस्ट्रेट के पद पर जो है ये मतलब असिस्टेंस न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर जो है पदस्थ थे। इनकी थोड़ी सी भूल हो जाती है और उस भूल की बदौलत इन्हें 1874 में क्या कर दिया जाता है? पद से हटा दिया जाता है। बाद में इन्होंने क्या किया था? खूब विरोध किया हुआ था। और जो इन्होंने क्या किया था? सिविल सेवा को लेकर के विरोध किया था, उसे सिविल सर्विस आंदोलन कहा जाता है। सिविल सेवा का जो विरोध किया था सिविल सर्विसेज आंदोलन कहा जाता है। इसे भारतीय जनपद सेवा आंदोलन भी कहा जाता है। यूपीएससी की शब्दावली है ये पूछी हुई। भारतीय जनपद सेवा आंदोलन भी कहा जाता है। जनपद सेवा आंदोलन भी कहा जाता है। और यह जो इनका संगठन था जिसका नाम था क्या? इंडियन एसोसिएशन इनके संगठन का नाम है। भारत का सबसे बड़ा संगठन था कांग्रेस से पहले। तो कब इन्हें हटाया गया था? 1874 में जो है क्या किया गया था? हटाया गया था। तो इतनी बातें आपको क्या कर लेनी है। एक बात और, इन्होंने मतलब वो भी किया था, वही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपको ध्यान है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये कब लाया गया था? लिटन के समय पर 1878 में लाया गया था। इसका भी इन लोगों ने क्या किया था? विरोध किया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और अगला है हमारे पास में कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या कर दिया गया था? विलय कर दिया गया था। आपके जो इसमें पसीने आने वाले हैं, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करें तो लंदन इंडिया एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन, तो इनके द्वारा स्थापना की गई थी 1876 में। जिस संगठन की, उस संगठन का नाम था ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का संगठन कौन सा था?
इंडियन एसोसिएशन था। अब ध्यान से चीज़ों को देखेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस, लंदन इंडिया सोसाइटी, ये जो है संगठन इनके द्वारा स्थापित नहीं थे दोनों संगठन, तो ये तो नहीं होने वाला है। चलिएगा देखिएगा, ये इस संगठन की जो है, ध्यान रखिएगा, जो बैठक होती थी, इस संगठन की क्या होती थी, जो बैठक होती थी, उस बैठक को क्या कहा जाता था, भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहा जाता था। जो इंडियन एसोसिएशन की बैठक होती थी, अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय क्या कहते थे, सम्मेलन कहते थे। इसकी बैठक को क्या कहा जाता था, भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहा जाता था। और भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन को जब इंग्लिश में आप ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या निकलता है, भारतीय का मतलब क्या होता है, इंडियन, और राष्ट्रीय का मतलब नेशनल, और सम्मेलन का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस। तो इसकी बैठक जो है, प्रथम बैठक की बात करें तो इनकी प्रथम बैठक जो होती है 1883 में होती है। क्या होती है, 1883 में। जो दूसरी बैठक होती है वो होती है 1885 में। कब होती है, दूसरी बैठक जो है 1885 में होती है। ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। और जो इसका पहला सम्मेलन हुआ था उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे, क्योंकि 85 में जो है इनकी जो है दूसरी बैठक हो रही थी, तभी यहाँ पर शामिल नहीं हो पाए थे। इनको एक दूसरे के सम्मेलन के बारे में जानकारी नहीं थी। तो इनके भी क्या थे, उद्देश्य समान थे। ये भी जो है अंग्रेजों से मांग कर रहे थे सुधारों की, ये भी वही मांग कर रहे थे। तो बाद में पता चला तो ये जो है इनकी बैठक खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है, इनकी बैठक खत्म हो जाती है। जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में, उसमें एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में जो है एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था स्टैंडिंग कमेटी। और स्टैंडिंग कमेटी जो है फिर जो है ये क्या करती थी, मतलब अगला जो है क्या होगा, बैठक कहाँ पर होगी, ये तय करने का कार्य करती थी स्टैंडिंग कमेटी। तो इसके बाद जो है कभी भी इसकी बैठक नहीं हुई। किसकी, इंडियन एसोसिएशन की बैठक जो है कभी नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि जो है इसी के साथ में विलय हो गया 1886 में। तो वो कौन सा था संगठन, वो संगठन नहीं, मतलब इनकी बैठक थी जो कि कांग्रेस के रूप में हो जाती है, क्योंकि इनके उद्देश्य जो है समान थे। तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं, कोई भी डाउट रह जाता है आप कमेंट में बताएंगे। राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। देखिएगा, अच्छा प्रश्न है भाई। अभी जो है एमपीपीएससी का देखिएगा प्रश्न, ये 2024 का है या 25 का, ऐसा ही कुछ प्रश्न पूछा गया था कि वो प्रथम भारतीय कौन थे। तो उसमें गोपाल कृष्ण गोखले जो है उसका सही उत्तर माना हुआ था। अब मैं जो है इसकी जो है मैं व्याख्या बता देता हूँ। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन में है ही नहीं। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो फ्रेंड्स, अगर देखेंगे, दादा भाई नौरोजी निश्चित रूप से पहले के व्यक्ति थे, लेकिन इनमें से कहीं ज़्यादा पहले जो है 1870 के बाद जो है ये एक्टिव होते हैं। कौन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1870 के बाद एक्टिव होते हैं। दादा भाई नौरोजी की जो है प्राचीनतम से प्राचीनतम संस्था आपकी 1852 में इनकी देखने को मिलेगी, जो कि बम्बई एसोसिएशन ने बनाया हुआ था। बाल गंगाधर तिलक भी जो है बहुत बात कही 1885 के बाद ही क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। लेकिन राजा राम मोहन राय इसमें इन्होंने 1828 में ही अपना जो है ब्रह्म समाज बना लिया था। और यह जो है काफ़ी जागरूक व्यक्ति थे। राजा राम मोहन राय पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या करते थे, काम करते थे। ठीक है, एक लेखा अधिकारी के रूप में क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। और आपको ध्यान होगा मैंने बताया हुआ है कि इन्होंने जो है 1826 में जो है अंग्रेजों ने क्या लाए थे, जूरी अधिनियम लेकर के आए थे। कौन सा अधिनियम, जूरी अधिनियम, जिसमें ये बात की गई थी कि जो है अंग्रेज न्यायाधीश जो है क्या कर सकते हैं, भारतीयों की सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन भारतीय न्यायाधीश अंग्रेजों की सुनवाई नहीं कर सकते हैं। और इसका राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, विरोध किया था। साथ ही साथ इन्होंने जनता के लिए ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतंत्र संबंधी मूल्य और समानता, इनकी भी मांग की हुई थी। तो ये थे भाई राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे। तो इन्होंने ही ये पहला विरोध किया हुआ था। तो सही जवाब इसका क्या होने वाला है, ये होने वाला है। और इतना ही नहीं, बिपिन चंद्रपाल, जो बिपिन चंद्र हुए हैं, ये बिपिन चंद्रपाल जो ये हुए हैं, लाल बाल पाल के जो है उग्रवादी नेता थे। तो इन्होंने लिखते हैं, ये लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है, इनका स्टेटमेंट जो है आपको सेम टू सेम क्या कर लेना है, याद कर लेना है। क्या करना है, इन्होंने क्या कहा हुआ, राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रथम संदेश किसने दिया था, राजा राम मोहन राय। इन्होंने क्या कहा, ये कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता का
राजनैतिक स्वतंत्रता का प्रथम संदेश जो है किसके द्वारा दिया गया? ये राजा राम मोहन राय द्वारा दिया गया। तो ये किसका? राजा राम मोहन राय द्वारा दिया गया। ये किसका स्टेटमेंट है? बिपिन चंद्र पाल का स्टेटमेंट है। तो चीज़ों को ध्यान से समझिएगा भाई, सुनिएगा। आपको जो इसकी वैल्यू जो है ना, देख लीजिएगा, पेपर के दिन पता चल जाएगी। क्योंकि इतिहास ऐसा ही आता है, वो ऐसा नहीं आता है जो आप समझते हैं कि भाई कांग्रेस की स्थापना याद कर लिया हो जाएगा काम, नहीं होगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखिएगा, पता चलेगा। आगे बात करते हैं, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जब मद्रास से महाजन सभा की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है 1884 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1884 में हुई थी। और किसके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना की जब बात करेंगे कि तीन लोग इसमें शामिल थे। तीन लोग जो है इसमें क्या है, शामिल है, वो कौन कौन से हैं? एक तो सुब्रहमण्यम अय्यर थे। सुब्रहमण्यम अय्यर जो है इसमें शामिल थे। दूसरे व्यक्ति की बात की जाए तो राघवाचारी शामिल थे। राघवाचारी शामिल थे। और तीसरे व्यक्ति जो हैं आनंद चार्लू शामिल थे। आनंद चार्लू जो है शामिल थे। तीन लोगों द्वारा 1884 में कहाँ? तमिलनाडु में जो है संस्था की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। अब मद्रास की बात आई हुई, तो मद्रास की में जो है इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य भाई सिंपल था कि जो स्थानीय स्तर पर जो भी लोग क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो स्थानीय स्तर की जो भी संस्थाएं हैं उनको क्या किया जाए, एक नई सही दिशा दी जाए, सही दिशा दिया जाए, उनके मध्य में क्या किया जाए, समन्वय स्थापित किया जाए, ताकि जो है मिलजुल करके लोग क्या करें, काम करें। अब बात मद्रास की आई है, तो मद्रास में कौन कौन से संगठन थे आपको पता होनी चाहिए। 3 संगठन मद्रास में भी क्या कर लेने हैं, आपको ध्यान कर लेने हैं। पहला संगठन कौन सा हो जाएगा? अभी जो हमने पढ़ा, मद्रास महाजन सभा पहला संगठन हो जाएगा। दूसरा संगठन आपको जो है मद्रास में 2 ही याद करने हैं, ठीक है। एक याद करना है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? मद्रास नेटिव एसोसिएशन ध्यान रखना है। ये 2 संगठन थे वहाँ पर बस, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है आपकी? 1884 में होती है, और ये हमने यहाँ पर पढ़ा। और मद्रास जो नेटिव एसोसिएशन था, इसकी स्थापना जो है आपकी 1852 में की गई थी। कब की गई थी? और 1852 में की गई थी। और इसकी जो बात करें तो GL नरसू चेट्टी द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? GL नरसू चेट्टी द्वारा जो है क्या की जाती है, इसकी स्थापना की जाती है। दरअसल मैं बताऊं तो इसकी ये एक शाखा ही थी। किसकी शाखा थी? जो बंगाल में वो बड़ा संगठन स्थापित हुआ था 1851 में, जो बंगाल में संगठन स्थापित हुआ था, जिसका नाम था बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। बंगाल में क्या था, एक संगठन था बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, उसकी क्या थी, एक शाखा थी। तो ये बातें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और ये जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन है ना भाई, खास बात है, इसने 1857 की क्रांति क्या की थी, निंदा की थी। 1857 की क्रांति क्या की थी, निंदा की थी, ठीक है। तो इन लोगों जो अभी यहाँ पर जो मुट्ठी भर लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, जो राजनीतिक संस्थाएं बना रहे हैं, इनका गरीबों से और शोषण से विशेष मतलब नहीं होता था, ठीक है। ये अभी अपने अधिकारों की मांग करने के लिए संस्थाएं इन्होंने बनाई हुई थी। इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन की बहुत लंबी लंबी बातें नहीं करने वाले हैं। धीरे धीरे लोगों में क्या होगी, जागरूकता होगी। तो ये शुरुआती संस्थाएं हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित मुंबई प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था। तो हम जो है इनकी क्या है, पिछले बात कर चुके हैं अभी, कि जब बम्बई में हमने बात की थी कि बम्बई में 3 संगठन आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। वो कौन कौन से थे? एक तो हमने पढ़ा था वहाँ पर बम्बई एसोसिएशन, क्या पढ़ा था, बम्बई एसोसिएशन। एक पढ़ा था हमने वहाँ पर बम्बई प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन। और एक संगठन वहाँ पर पढ़ा था जिसका नाम था पूना सार्वजनिक सभा। और ये मैं बार बार फिर से जो है दोबारा से लिख कर समझा रहा हूँ। 1870 में जो है इसकी स्थापना होती है, और 1885 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। 1852 में जो है इसकी स्थापना की जाती है, और इसके संस्थापक जो थे दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे। और इसके संस्थापक में जो है
जीबी जोशी का नाम आता है, जीबी जोशी और महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, और इसके जो है 3 लोगों ने मिलकर स्थापना की हुई थी। कौन कौन से थे? तो एक जो है बदरुद्दीन तैयबजी जी थे, तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी, और दूसरे जो थे केटी तैलंग थे, केटी तैलंग थे, और जो तीसरे थे उनका नाम था फिरोज शाह मेहता। क्या नाम था? फिरोज शाह मेहता थे। 3 लोगों ने इसकी स्थापना की हुई थी। प्रश्न पूछ रहा है कि संस्थापकों में से एक था, कौन था वो एक? फिरोज शाह मेहता था, बिल्कुल सही बात है। पी आनंद चार्लू, ये जो है मद्रास महाजन सभा से जुड़े हुए थे, ये भी मद्रास महाजन सभा से जुड़े थे, ये इंडियन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। तो क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रही हैं तो और भी अच्छी बात है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? तो बताइए, पूछ रहा है कौन सी जो है राजनीतिक संस्था नहीं थी। द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो यह जो है द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये तो भाई थी, हमने पढ़ा अभी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी, ये भी थी। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कौन नहीं थी, दो में बात अपनी अटक रही है। दी ब्रिटिश इंडियन, हमने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन तो पढ़ा हुआ था, लेकिन द नहीं था वहाँ पर। ये भी इंडियन एसोसिएशन तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनाया हुआ था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संगठन नहीं है। देखिएगा जरा पिछली क्लास अगर आप जो याद की हुई है ना, तभी जो है आपको और अच्छा समझ आएगा। आप जानते हैं कि 1870 में हमने एक व्यक्ति पढ़ा था जिसका नाम था केशव चंद्र सेन। क्या नाम था? केशव चंद्र सेन। और केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर को लेकर के विवाद हुआ था विदेश यात्रा को लेकर के सिद्धांतों में। केशव चंद्र सेन क्या करना चाहते थे? विदेश यात्रा करना चाहते थे, और यह है 1870 में क्या करते हैं, इंग्लैंड की क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। किस लिए यात्रा की हुई थी? पुराना सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा, हिंदू धर्म की पुनर्रचना पर जो है मीटिंग करने के लिए ये गए हुए थे। और जब ये इंग्लैंड में लंदन के अंदर जाते हैं तो वहीं पर एक संगठन की स्थापना करते हैं, और उस संगठन का नाम था क्या? उस संगठन का नाम था ब्रिस्टल इंडियन जो है एसोसिएशन करके उसका संगठन का नाम रहता है, उसका नाम था ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन। क्या नाम था? ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, ये संगठन का नाम था। इस संगठन की स्थापना केशव चंद्र सेन और एक और वहीं की महिला रहती हैं, उनका महिला का नाम एलिबेड ऐसा कुछ महिला का नाम है, तो वो 2 लोगों द्वारा क्या की जाती है, इस संस्था की स्थापना की जाती है। ठीक है, और यह संस्था जो मुख्यतः संबंधी थी स्त्री महिला मतलब स्त्री की दशा में सुधार करने के लिए, स्त्रियों की दशा में सुधार करने के लिए जो है संस्था गठित की गई थी। और इसी संस्था का 1871 में नाम बदल दिया गया था। क्या किया गया था? इसी का नाम रखा गया था द इंडियन एसोसिएशन। क्या नाम रखा गया था? द इंडियन एसोसिएशन। क्या सही जवाब हो जाएगा? ये सही जवाब हो जाएगा। यह जो है स्त्री सुधार से संबंधित, यानी एक प्रकार की सामाजिक संस्था थी, राजनीतिक संस्था नहीं थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन एक संगठन है, इस संगठन का नाम है यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था। तो ये संगठन जो है दरअसल कांग्रेस का विरोध में इसकी स्थापना की गई थी। किसके? कांग्रेस के विरोध में जो है स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना की बात करें 2 लोगों ने की हुई थी। कौन कौन से? एक तो हो जाएंगे सर सैयद अहमद खान, और दूसरे थे बनारस के राजा शिव प्रसाद। राजा जो है शिव प्रसाद बनारस के राजा थे। इन दोनों लोगों ने क्या की थी? स्थापना की थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था कांग्रेस का क्या करना? विरोध करना, और अंग्रेजों से क्या करना? अच्छे संबंध बनाना। अंग्रेजों से अच्छे संबंध बनाना, और जो भी मुस्लिम समुदाय है, क्या है, मुस्लिम समुदाय है, उसको भी क्या करना? सर सैयद अहमद खान से जोड़ना। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जितना मुस्लिम समाज जो है इनके साथ में नहीं था, उतने से कहीं ज़्यादा जो है कांग्रेस के साथ में थे। क्योंकि कांग्रेस में भी जो है बहुत सारे मुस्लिम प्रतिनिधि थे जो कि देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो ये संस्था किसके द्वारा बनाई गई थी? शिव प्रसाद और सर सैयद अहमद खान। एक प्रश्न एमपीपीएससी में आ चुका है, मतलब कि वह कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो कभी भी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। उसमें ऑप्शन ये था सर सैयद अहमद खान। क्यों होंगे अध्यक्ष भाई? वो तो विरोधी हैं उनके, तो उसमें शामिल ही नहीं थे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं।
निम्नलिखित में से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, जब हम एजुकेशन शिक्षा का विकास पढ़ा था अंग्रेजों के समय पर, तो उसमें बताया था कि 1784 में दो लोगों खासतौर से विलियम जोन्स ने जो है क्या की हुई थी, इसकी स्थापना की हुई थी। तो विलियम जोन्स जो है, ये सभी जो है आपको पता होंगे, इन्होंने जो है सबसे पहले मदरसा की स्थापना की थी, 1781 में की हुई थी। जोनाथन डंकन, इन्होंने जो है संस्कृत विश्वविद्यालय बनवाया हुआ था। चार्ल्स ग्रांट, इन्हें जो है क्या कहते हैं, आधुनिक भारत में शिक्षा का जनक कहा जाता है। और जो ये ब्रिटिश ये था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी, यहीं पर जो है अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया गया था, भगवत गीता का चार्ल्स विल्किंस ने अनुवाद किया था, हितोपदेश का अनुवाद किया गया था, मनुस्मृति का अनुवाद किया गया था, गीत गोविंद का अनुवाद किया गया था, तो यहीं पर अनुवाद किए गए थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब ये क्या प्रश्न पूछ रहा है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन करके जो है आपसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका जो है प्रथम अध्यक्ष कौन होने वाले हैं? राधाकांत देव होंगे। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो अभी हम जो है पिछले प्रश्न में बात कर चुके हैं कि 1851 में जो इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। दो संस्थाओं को मिला करके की गई थी। किनको किनको? जो एक लैंड होल्डर सोसाइटी थी, क्या थी, लैंड होल्डर सोसाइटी थी, उसको मिला दिया गया था। और ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी थी, जो क्या थी, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन जो सोसाइटी थी, इन दोनों को मिलाकर के क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। और बंगाल में थी ये संस्था, कलकत्ता में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका। गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन संस्था बनाई हुई थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से भारत सेवक समाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत सेवक समाज। हमने ये कल पढ़ा था, भारत सेवक समाज। और हृदयनाथ कुंजरू यहीं से निकले हुए थे। इसकी स्थापना जो है 1905 में की जाती है। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या बनाया हुआ था? इंडियन एसोसिएशन, जिसे भारत संघ भी कहते हैं, बनाया हुआ था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की हुई थी? आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में कई लोग शामिल थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी थे। क्या थे? दादा भाई नौरोजी थे। और बम्बई के जो तीनों थे वो शामिल थे, तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी और गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत से लोग जो है इसमें शामिल थे। के टी तैलंग और फिरोज शाह मेहता, ऐसे जो है जो उदारवादी नेता थे, सभी के सभी लोग जो है इसमें शामिल थे। अभी ये जो है स्थानीय स्तर पर कई संगठन बना चुके थे। क्या बना चुके थे? स्थानीय स्तर पर कई संगठन बना चुके थे। एक ऐसे मंच की आवश्यकता थी जो राष्ट्रीय स्तर पर क्या करे, नेतृत्व करे। तो इन्होंने एक व्यक्ति के नेतृत्व में, जिसका नाम था A.O. ह्यूम, क्या नाम था? A.O. ह्यूम, उसको जो है क्या किया, आगे किया। और यहीं पर जो है 28 दिसंबर 1885 को क्या की जाती है, कांग्रेस की स्थापना की जाती है। क्या की जाती है? कांग्रेस की स्थापना होती है। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का नाम था इंडियन नेशनल यूनियन नाम था जब इसकी स्थापना हुई थी। क्या नाम था? इंडियन नेशनल यूनियन नाम था। बाद में जो है इसी का नाम क्या कर दिया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था। तो A.O. ह्यूम आप ध्यान रखेंगे, किसने स्थापना की थी? A.O. ह्यूम द्वारा जो है स्थापना की थी। तो इन लोगों को जो है आगे किया हुआ था A.O. ह्यूम ने। तो ये क्या थे? एक रिटायर्ड IAS अधिकारी थे, यानी कि ICS ऑफिसर थे, ICS ऑफिसर थे। ये जो है शिमला में क्या करते थे, रहते थे, अध्यात्म का अपना केंद्र बनाया हुआ था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, शिमला का संत भी कहा जाता है। इन्हें जो है पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पक्षी विज्ञान का जनक भारत में कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आप ध्यान रखेंगे। और ये जो है कांग्रेस के क्या रहे थे, सचिव भी रहे थे। और बात की जाए तो इनके अगर पूरा नाम अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टोवियम ऑक्टोवियम एलन ऑक्टोवियम ह्यूम जो है इनका क्या था, पूरा नाम था। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के इस समय पर जो गवर्नर थे उनका नाम था डफरिन। डफरिन का काल कब तक रहता है? समय इनका 1884 से लेकर के 88 तक जो है समय रहता है। तो इस समय क्या थे, ये गवर्नर जनरल थे। और बातें करें तो हिंदू नाम की जो पत्रिका रहती है, हिंदू पत्रिका में सबसे पहले ये न्यूज़ छपी थी कि कांग्रेस की जो है स्थापना की गई है। ये जो है पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था थी। अभी तक जो है क्या की हुई थी, जो है छोटी छोटी संस्थाएं थी जो हर स्तर पर क्या करती थी, प्रतिनिधित्व करती थी। तो A.O. ह्यूम जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में, अब ये क्या करती थी, जो कांग्रेस थी
ये क्या करती थी, अधिवेशन करती थी। इसकी बैठकों को क्या कहा जाता है, जो इसकी बैठक होती थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इन्हें क्या कहते हैं, अधिवेशन कहते हैं। और ये अधिवेशन जो है कुछ इस प्रकार से होते थे कि भारत के कोने कोने में होते थे। पहले कलकत्ता में, फिर बम्बई में, कभी मद्रास में, कभी लखनऊ में, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, ऐसे जो सभी जगह ये क्या करते थे, अधिवेशन करते थे, लोगों को जागरूक होते थे इससे। तो पूछता है प्रथम अधिवेशन के बारे में, तो प्रथम अधिवेशन के बारे में ध्यान रखिएगा, ये 1885 में हुआ था। कब हुआ था, 1885 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है WC बनर्जी द्वारा की गई थी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा क्या की गई थी, इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसमें जो कुल बात की जाए तो 72 प्रतिनिधियों ने क्या लिया था, भाग लिया था। कितने लोगों ने भाग लिया था, 72 लोग जो है इस मीटिंग में भाग लिया था। और यह जो है कहाँ पर हुई थी, बम्बई में जो है पहला अधिवेशन हुआ था, जो तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, वहाँ पर जो है इसकी क्या हुई थी, बैठक हुई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुए थे, ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं हुए थे, क्योंकि इसी समय पर उनकी जो है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या थी, मीटिंग थी। तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, क्या बताएंगे, 72 जो है प्रतिनिधियों ने क्या लिया था, इसमें भाग लिया था। तो इतनी बातें आपको क्या कर लेनी है, इसमें ध्यान कर लेनी है। और जो अगर आपसे पूछे कि जो कांग्रेस था उसके प्रथम महासचिव कौन थे, प्रथम महासचिव कौन थे, महासचिव कौन थे, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो A.O. ह्यूम साहब थे, A.O. ह्यूम। अब देखिएगा थोड़ा सा एक विवाद हमेशा होता रहता है कि भाई कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई थी, अंग्रेज़ों ने की हुई थी। तो भाई कैसे भी की हुई हो, लेकिन एक बात तो सच है कि 1885 से लेकर के 1947 तक जो है देश में जो है राष्ट्रीय आंदोलन का खूब नेतृत्व किया है। ये जो है हमने भी पढ़ा हुआ है। और देश की सबसे बड़ी संस्था थी जो राष्ट्रीय स्तर में जो क्या करती थी, आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। कोई कुछ भी बोले तो, हालांकि हर समय पर जो है क्या है, चीज़ें अपनी परिस्थिति के अनुसार पर क्या होती हैं, सही होती हैं। अभी मैं बताऊंगा कि किन किन लोगों ने क्या क्या टिप्पणी की हुई थी। तो टिप्पणी करना क्या होता है, ये लोगों की मानसिकता होती है। और तो आपको क्या करना है, टिप्पणियों पर जो है, ये व्यक्तिगत जीवन के लिए भी बातें होती हैं कि टिप्पणी और नकारात्मक बातें हमेशा बोली जाती हैं, तो उन पर जो है गौर नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अपन तो है हमेशा ही क्या रहता है फ्रेंड्स, प्रयास रहता है कि पॉजिटिव बातें हों और कुछ अच्छा हो जीवन में सभी लोगों के। व्योमेश चंद्र बनर्जी, WB बनर्जी द्वारा इंगित, मतलब क्या है, उद्देश्य पूछ रहा है। कांग्रेस का मतलब क्या था, कौन सा उद्देश्य नहीं था, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था। देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, ये उद्देश्य था उसका। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय, प्रांतीय पक्षपात की भावना को दूर कर राष्ट्रीय भावना का विकास करना, तो ये भी क्या था, इसका उद्देश्य था। शिक्षित वर्ग की संपूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार करना। भाई ये बात थोड़ा सा मुझे भा नहीं रही है, क्योंकि यह क्या थी, एक राजनीतिक संस्था थी और सामाजिक विषयों पर ये बात नहीं करना चाहती। तो ये थोड़ा सा वो लग रहा है। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकगीत के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करे। लोकगीत नहीं, यहाँ पर लोकक्रम होगा। लोकक्रम मतलब ये क्या है कि भाई अगली बैठक कहाँ पर होगी, तो यह भी जो है ये निर्धारित करती थी। तो लोकक्रम के लिए किस दिशा में और किस, लोक कार्यक्रम, ये लोकगीत ऐसा कुछ नहीं है, लोकगीत नहीं होगा, यहाँ पर लोक कार्यक्रम होगा। तो सामाजिक विषयों से जो इसका कोई संबंध नहीं था, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये उद्देश्य नहीं था किसका, कांग्रेस की स्थापना करने का। तो कांग्रेस की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था, मैं सीधी सी बात करूं सामान्य से शब्दों में तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या है, ब्रिटिश सरकार है, ये क्या है, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ों की सरकार है। और यहाँ पर कौन बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, यानी कि भारत के जो है लोग बैठे हुए हैं, गरीब लोग जो भी हैं। और तो ये जो है इनके से बात ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि अंग्रेजी में बात करते थे। इनकी बहुत सारी क्या होती थी, समस्याएं होती थी, इन्हें कुछ पता ही नहीं होता था किससे क्या बात करना है। तो कांग्रेस मुख्यतः क्या कर रही थी, एक मंच के रूप में कार्य कर रही थी। इन सभी लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करके क्या करती थी, इनके सामने रखती थी। और इनका सामने जो रखने का तरीका था, ये लड़ाई करने का तरीका नहीं था। जो उदारवादी विचारधारा है वो कैसे मांग करती थी, पत्र लिखती थी गवर्नर को, प्रार्थना करती थी और आवेदन करती थी, निवेदन करती थी, धरना रखती थी, भूख हड़ताल करती थी। ये इनका क्या होता था, तरीका होता था। बाद में जो है अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, तो उग्रवादी विचारधारा के जो हमारे नेता आएंगे, जो तेजस्वी लोग होंगे, वो क्या करेंगे, इनको मतलब टीका टिप्पणी करेंगे कि भीख मांग रहे हैं अंग्रेज़ों से। तो ये भी जो है समझने की ज़रूरत है कि धीरे धीरे ही क्या होता है, बौद्धिक स्तर का विकास होता है, लोग बाद में जुड़ पाते हैं। और अगर देखा जाए, अगर ये भी उग्र रूप से काम करते तो दुनिया में राज करने वाले अंग्रेज
क्या इन्हें समाप्त नहीं कर सकते थे? तो समाप्त कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये समझदार लोग थे, जो है अपन इतने समझदार नहीं हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ये बात हो जाती है और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कौन सी मांग नहीं थी? तो देखिएगा, जब राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसके 3 चरण माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 3 चरण। जो पहला चरण माना जाता है राष्ट्रीय आंदोलन का, वो माना जाता है 1885 से लेकर के 1905 तक का समय। दूसरा चरण जो माना जाता है 1905 से लेकर के 1915 तक का समय, 1915 तक का समय। और जो तीसरा चरण माना जाता है, वो माना जाता है 1915 से लेकर के 1947 तक का समय। सामान्यतः जो ये चरण है, इसे गांधीवादी युग के नाम से जानते हैं, क्योंकि 1915 में गांधी जी आ जाते हैं और मुख्य नेतृत्वकर्ता यही हो जाते हैं। 1905 से 1915 तक का समय जो है उग्रवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। उग्रवादी आंदोलन, क्योंकि यहाँ पर उग्रवादी नेता रहते हैं प्रमुख। और इस चरण को जो है उदारवादी चरण के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के नेता कैसे थे? उदारवादी थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये लोग जो है यहाँ पर नेता थे। तो कहता है प्रथम चरण में, यानी कि 1885 से लेकर के 1905 तक जो है इनकी कौन सी मांग नहीं थी? एमपीपीएससी का ये प्रश्न है, 2024 का, 25 का, दो में से है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों में संख्या में वृद्धि करना। तो इनकी मांगें क्या होती थी कि जो अंग्रेजों की सरकार है भारत में, उसके सदस्यों की संख्या क्या कर दी जाए? बढ़ा दी जाए। क्यों बढ़ा दिया जाए? ताकि सदस्यों की संख्या बढ़े, तो इसमें जो है भारतीयों को कुछ जो है अवसर मिले। क्या मिले? कुछ जो है भारतीयों को अवसर मिले। तो ये मांग इनकी क्या होती थी? काउंसिल में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि की जाए, ये भी जो है संख्या इनकी होती थी। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाए, तो ये कहीं हद तक जो है हो सकती है, लेकिन ये जो है बात अलग लिखी हुई है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण कर दिया जाए। तो ऐसा इससे जो है इनका कोई उद्देश्य नहीं जुड़ा हुआ था, तो एकीकरण को लेकर के इनकी कोई मांग नहीं थी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 महासचिव कौन था? तो हम इसकी बात कर चुके हैं कि जो ये महासचिव साहब थे वो कौन थे? A.O. ह्यूम थे। और दादा भाई नौरोजी क्या थे? बहुत वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी नहीं जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इन्हें? वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो है पहली बार पर कैपिटा इनकम PCI यानी कि प्रति व्यक्ति आय निकाली हुई थी 20 रुपये। इन्होंने जो है धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने जो है राफ्त गुप्तार नाम का एक समाचार पत्र निकाला था। और दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्होंने क्या बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की थी, बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की थी। और इन्होंने जो है 3 बार कांग्रेस के क्या रहे हैं? ये अध्यक्ष रहे हैं। 3 बार क्या रहे हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है, निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर के उपहास किया था? देखिएगा, बहुत लोगों ने कांग्रेस पर टिप्पणी की हुई थी, तो उनके जो है आपको अब यहाँ पर मैं सभी के जो है लिखवा नहीं सकता, मैं बता देता हूँ। आप चाहें तो जो है सुन लीजिएगा और लिख सकते हैं, क्योंकि भाई समय लगता है हर पूरा स्टेटमेंट लिखने में। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि डफरिन ने क्या कहा हुआ था। डफरिन का ध्यान रखना है, करजन का ध्यान रखना है। फिर जो है लाला लाजपत राय जी ने जो है कमेंट किया हुआ था, उनको ध्यान रखना है, लाला लाजपत राय जी का। फिर ध्यान रखना है तिलक जी ने क्या कहा हुआ था, बाल गंगाधर तिलक का ध्यान रखना है। फिर ध्यान रखना है अश्विनी कुमार ने भी कुछ कमेंट किया था, अश्विनी कुमार का ध्यान रखना है। और फिर ध्यान रखना है फिरोज शाह मेहता का ध्यान रखना है, फिरोज शाह मेहता ने कहा हुआ था। फिर ध्यान रखना है आपको फिरोज शाह मेहता का ध्यान रखना है। और जो है आप गांधी जी ने जो है बात कही हुई थी इस संदर्भ में एक कथन, वो भी ध्यान रखना है। और एनी बेसेंट का भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? एनी बेसेंट का। इतने लोगों के कथन आपको ध्यान रखना है। डफरिन ने कहा हुआ था कि यह जो है अल्पसंख्यक लोगों की संस्था है। क्या था? अल्पसंख्यक लोगों की संस्था है, मतलब कि बहुत कम लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। और करजन ने कहा था कि कांग्रेस का महल जो है भरभरा रहा है और मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं जो है इसको क्या करूं, मरते हुए देख सकूं और इसमें जो है इसके मरने में मैं अपना सहयोग दे सकूं। तो ये किसका है कथन? करजन का है। और लाला लाजपत राय ने कहा था कि इसकी स्थापना जो है सेफ्टी वाल्व के तहत हुई है। क्या हुई है? सेफ्टी वाल्व के तहत हुई है। मतलब क्या है कि जैसे ये क्या बैठे हुए हैं? अंग्रेज बैठे हुए हैं। ये क्या बैठे हुए हैं? अंग्रेज हैं। और इधर क्या है? भारतीय हैं। क्या है? इधर क्या है? भारतीय हैं। अब भारतीयों में जैसे ही गुस्सा आती है तो सीधे अंग्रेजों के ऊपर ये क्या है? टूट पड़ते हैं। क्या करते हैं? सीधे अंग्रेजों के ऊपर टूट पड़ते हैं। तो
अंग्रेज़ों ने जो क्या किया हुआ है, एक बीच में सुरक्षा दीवार के रूप में जो है कांग्रेस को बनाया हुआ है। क्या किया हुआ है? कांग्रेस को बनाया हुआ है ताकि इनके असंतोष से बचा जा सके और इनकी मांगों को जो है ये बीच में ही समाप्त किया जा सके और धीरे से हमारे पास में मांगे आएँ। तो ये बात जो है सेफ्टी वाल्व के तहत कौन बताते हैं? लाला लाजपत राय अपने यंग इंडिया नामक लेख में बताते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा हुआ था इनके लिए? तिलक क्या कहते हैं? भीख मांगने वाली संस्था है। कांग्रेस क्या है? भीख मांगने वाली संस्था है। अब तिलक क्या थे भाई? तेजस्वी लोग थे, वो उग्रवादी विचारधारा के, और ये जो है उदारवादी विचारधारा के लोग थे। तो भीख मांगने वाली संस्था कहा था। अश्विनी कुमार दत्त जो है क्या कहते हैं? कांग्रेस को कहते हैं सब 3 दिन का तमाशा है, इसके बाद में जो है क्या है, ख़त्म हो जाएगा। और मेहता जो फिरोज शाह मेहता कहते हैं, उन्होंने कहा हुआ था कि यह जनता की आवाज़ नहीं है। क्या कहा था? जनता की आवाज़ नहीं है। और गांधी जी ने बाद में जब आज़ादी हो चुकी थी तो गांधी जी ने कहा था कि भाई इसका उद्देश्य था भारत को आज़ादी दिलाना। अब आज़ादी मिल चुकी है तो इसको क्या कर देना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए। एनी बेसेंट ने कहा था कि कांग्रेस का जन्म जो है मातृभूमि की रक्षा के लिए हुआ था। क्या हुआ था? मातृभूमि की रक्षा के लिए 17 लोगों के साथ में और ए ओ ह्यूम भी उसमें साथ में थे, उनके नेतृत्व में हुआ था। तो ऐसी बातें कहते हैं और आप देखेंगे कि आज़ादी के आते आते तक सभी की बातें जो है क्या हो जाती हैं? गलत साबित हो जाती हैं। जैसे इन्होंने भीख मांगने वाली संस्था कहा था तो भीख नहीं मांगी, बाद में जो है आंदोलन भी किए, बहुत बड़े बड़े नेता जो है कांग्रेस से हुए। और जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा था। और अश्विनी कुमार दत्त 3 दिन का तमाशा है तो भाई 1885 में स्थापित हुई थी और 1947 तक चली थी बात भी गलत हो गई। जनता की आवाज़ नहीं है। तो गांधी जी जब जुड़ते हैं इसमें तो इसकी फ़ीस जो है 4 आना कर देते हैं। कांग्रेस से जुड़ने की फ़ीस कितनी कर देते हैं गांधी जी? 4 आना करवा देते हैं। तो इससे जो क्या है, जिसमें मुट्ठी भर लोग होते थे तो उसमें जो है हर गाँव में जो है कांग्रेस की एक संस्था हो गई थी। तो ये भी जो है, चलिए, अल्पसंख्यक लोगों की संस्था किसने कहा हुआ था? डफरेन ने कहा हुआ था। आपका सही जवाब भाई। प्रश्नों की संख्या पर्याप्त है, थोड़ा सा हमें करना होगा स्पीड। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो ये हम जानते हैं कि कौन नहीं उपस्थित थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्योंकि इनके जो है जो इंडियन एसोसिएशन नाम का संगठन था उसकी क्या थी? मीटिंग थी, इसलिए ये उपस्थित नहीं हुए थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कुल 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने जो है दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। और देखिएगा दूसरे सम्मेलन की बात करें तो ये कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ध्यान रखिए कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी की जो है अध्यक्षता में हुआ था। और अगर बात करेंगे द्वितीय सम्मेलन की कुछ खास बातें हैं तो इसी में जो है वो बनाया गया था, मतलब कि जो इंडियन एसोसिएशन है उसकी बैठक और कांग्रेस की बैठक दोनों को क्या कर दिया गया था? इसमें विलय कर दिया गया था। और इस विलय के हेतु जो है स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? स्टैंडिंग कमेटी। और इसी सम्मेलन में जो है डफरिन क्या करते हैं? उद्यान भोज के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करते हैं। उद्यान भोज के लिए आमंत्रित करते हैं तो कांग्रेस वाले जाते हैं, हालांकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इसमें नहीं गए हुए थे। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1989 में एक समिति की स्थापना की गई थी। उस समिति का सभापति कौन था? देखिए, कांग्रेस का क्या करे भाई? समर्थन दे। कौन समर्थन दे? ब्रिटेन की सरकार जो है समर्थन दे। तो यूँ मानिएगा, यूँ अपना क्या है, छोटा सा क्या है, भारत है। ठीक है, ये क्या है? भारत है। और ये क्या है? इंग्लैंड है। ये क्या है? लंदन कहिए या ब्रिटेन कहिए या इंग्लैंड कहिए, एक ही बात है, अंग्रेज़ों के लिए है। तो कांग्रेस कहाँ पर होती थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पर होती थी। तो यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी किस लिए बनाई गई थी? कि यहाँ की सरकार जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या करे? सहयोग करे। तो ये बात प्रश्न पूछ रहा है किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। इसके अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो वेडरबर्न जो है इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। वेडरबर्न जो है इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और वेडरबर्न इसके अध्यक्ष थे और डिग्बी जो है इसके क्या थे? सचिव थे। डिग्बी जो है क्या थे? इसके सचिव थे। और वेडरबर्न वही हैं जो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत के बारे में लिखते हैं। पहली बार ह्यूम के जीवनीकार थे ये। तो ये जो है 1989 में कमेटी बनाई गई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे? सभापति यानी कि अध्यक्ष वेडरबर्न थे। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ये। आगे बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आपसे प्रश्न पूछ रहा है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो हैं आपके बदरुद्दीन तैयब जी।
जिन्हें ये बम्बई त्रिमूर्ति में शामिल थे। तो बदरुद्दीन तैयबजी जो क्या है इसके प्रथम, देखिएगा थोड़ा सा, अगर आपसे पूछे प्रथम अध्यक्ष कौन है, प्रथम अध्यक्ष कौन है, एक प्रश्न ये पूछा जाएगा। फिर पूछे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, फिर पूछे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है, फिर पूछे प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, फिर पूछे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, फिर पूछे सबसे युवा अध्यक्ष कौन है और यह सबसे ज़्यादा समय पर रहने वाला अध्यक्ष कौन है, फिर पूछे आज़ादी के समय पर अध्यक्ष कौन था, और फिर पूछे अंतिम अध्यक्ष कौन था। तो ये बातें आपको ध्यान कर लेनी है। अब भाई मैं अच्छे से नहीं लिख सकता, मेरी राइटिंग ऐसी ही आती है, तो आप सुनिएगा, सांकेतिक भाषा लिख रहा हूँ, अच्छे से लिखूंगा तो क्लास पहुँच जाएगी 3 घंटे की। प्रथम अध्यक्ष जो है कौन है, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो क्या थे इसके पहले अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, तो अभी हमने देखा तैयबजी जो है इसके क्या है पहले अध्यक्ष हैं, मुस्लिम अध्यक्ष हैं। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले, कौन थे, जॉर्ज यूले जो है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। प्रथम महिला जो है एनी बेसेंट थी, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला जो है सरोजनी नायडू थी, कौन थी, सरोजनी नायडू जो है। इनका अधिवेशन ध्यान रखिएगा 1925 में हुआ था, तो ये भी जो है 100 वर्ष पूरे कर चुका है, तो इसको भी ध्यान करना अच्छे से, ये भी पूछा जा सकता है। और युवा अध्यक्ष जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सबसे क्या थे, युवा अध्यक्ष थे। अंतिम जो थे पट्टाभी सीतारमैया, जो मध्य प्रदेश के क्या रह चुके हैं, राज्यपाल भी रह चुके हैं। आज़ादी के समय जो पर थे, जो थे JB कृपलानी साहब जो है आज़ादी के समय पर थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपियन अध्यक्ष पूछ रहा है, अभी बात कर चुके हैं। जॉर्ज यूले जो क्या है अध्यक्ष थे, ये क्या थे, संस्थापक थे, और ये महासचिव भी रहे थे, महासचिव कांग्रेस के। एनी बेसेंट जो क्या है प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, भारतीय नहीं, प्रथम महिला अध्यक्ष हैं एनी बेसेंट। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया है। तो देखिएगा लाला लाजपत राय की अगर बात करेंगे तो 1920 में जो है कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष बन चुके थे, ये कलकत्ता में थे। एनी बेसेंट की बात करें तो 1917 में ये भी कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष रही हैं, और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। मोतीलाल नेहरू की बात करें तो 1928 में यह जो है अध्यक्षता की हुई थी इन्होंने। बाल गंगाधर तिलक जो है कभी अध्यक्ष नहीं रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनकी जो है 1920 में जो है डेथ ही हो जाती है, 1920 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। आगे बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा तो कौन हो जाएंगी, एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट ने 1917 में अध्यक्षता की थी कलकत्ता अधिवेशन में, और इन्होंने जो है कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की हुई थी, कहाँ, 1925 में की हुई थी। अरुणा आसाफ अली ये यूसुफ मेहर अली की पत्नी हैं और हरियाणा की थी। आगे बात करते हैं, 1896 का प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो ये कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और वंदे मातरम की रचना किसने की थी, बंकिम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ध्यान रखना, बंकिम चंद्र द्वारा की गई थी। किस पुस्तक में मिलता है ये, आनंद मठ नाम की पुस्तक में मिलता है, ये भी ध्यान रखना है। और कब की गई थी इसकी रचना, 1875 में रचना की गई थी। ये भी जो है अपने 150 वर्ष पूरी कर रहा है, तो ये बात भी आपको क्या कर लेनी है, ध्यान कर लेनी है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। तो ये क्या है, बाल गंगाधर तिलक का जो है फेमस नारा है। ध्यान रखिए कि ये बात इन्होंने कही हुई थी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। दरअसल क्या ये 1915 के आसपास जेल से निकलते हैं। पहले क्या हुआ था, थोड़ी सी कहानी है अभी आगे राष्ट्रीय आंदोलन में उसकी चर्चा करेंगे। तो 1905 में क्या होता है, बंगाल विभाजन होता है, और कांग्रेस के जो बीच में लड़ाई होती है, जहां उग्रवादियों का विचार था कि बहुत अच्छे से विरोध किया जाए पूरे भारत में, उदारवादी कहते थे बंगाल में विरोध किया जाए, दोनों की क्या पड़ जाती है, फूट पड़ जाती है। सूरत में जो है 1907 में क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और इसके बाद में जो है गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव के बाद में जो है तिलक की क्या हो जाती है, जेल हो जाती है। और तिलक जी फिर जो है आपके 1915 के आसपास जेल से बाहर निकलते हैं, और उस समय पर होम रूल लीग आंदोलन की जो एनी बेसेंट है उनका कद बड़ा था, तो ये फिर उनके सहयोग से जो है पुनः मिल जाते हैं। तो लखनऊ अधिवेशन में क्या हो गए थे, जो पहले विभाजन हो गया था उग्रवादी और उदारवादियों को, पुनः यहाँ पर मिल जाते हैं। और फिर इसी अधिवेशन में उन्होंने कहा हुआ था
कि स्वराज्य तो मैं जीवन में लेकर के रहूँगा, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आगे बात करते हैं, किसने कहा था कि ना तो कांग्रेस ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही ये उनके द्वारा सोचा योजनाबद्ध किया गया था। ये बात जो है लाला लाजपत राय द्वारा कही गई थी। सर सैयद अहमद खान का कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। डफरिन के समय पर क्या हुई थी, कांग्रेस की जो है स्थापना हुई थी, संस्थापना हुई थी 1885 में। और लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा हुआ था कि कांग्रेस का महल भरभरा रहा है, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं शांतिपूर्ण इसके मरने में सहयोग दे सकूं। लाला लाजपत राय ने माना था कि कांग्रेस की स्थापना जो है सेफ्टी वाल्व के तहत हुई है, ध्यान रखिएगा, और ये संगठन भी उन्होंने दिया हुआ था। अगली बात करते हैं, सुरक्षा वाल्व के सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए की गई थी। उपरोक्त विचार किस नेता का? तो भाई लाला लाजपत राय जी का ही है। सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय द्वारा ही दिया गया था। आचार्य कृपलानी, आपको पता है जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय पर कांग्रेस के क्या थे, ये अध्यक्ष थे स्वतंत्रता के समय पर। जयप्रकाश नारायण बहुत दूर के व्यक्ति हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी द्वारा की गई थी? है ना प्रश्न, अच्छा बताना है आपको किसकी अध्यक्षता जो है विजय राघवाचारी द्वारा की गई थी। तो आप ध्यान रखेंगे, ये नागपुर अधिवेशन 1920 की बात की गई थी। मुझे ध्यान आ गया, एमपीपीएससी 2022 में जो मेंस का पेपर था उसमें प्रश्न आया हुआ था। चलिए तो इसे थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं। नागपुर अधिवेशन जो 1920 का है, विजय राघवाचारी द्वारा इसकी क्या की गई थी? चारियार द्वारा अध्यक्षता की गई थी। इसकी कुछ बातें ध्यान रखना है आपको। क्या क्या ध्यान रखना है? पहली बात ध्यान रखना है कि इसमें जो है कांग्रेस के जो है जुड़ने के लिए 4 आना क्या रखा गया था? सदस्यता का शुल्क रख दिया गया था। सदस्य बनने के लिए शुल्क कितना रख दिया गया? आप जानते हैं 1915 में गांधी जी की यहाँ पर एंट्री हो चुकी है, तो वो जो है 4 आना जो है ये सदस्य रखवा देते हैं शुल्क। दूसरी बात जो रखना है, इन्होंने प्रांतीय जो मतलब नीति घोषित की थी, मतलब भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन करने की बात की हुई थी। इसी सम्मेलन में जो है बात की हुई थी। और रियासतों के प्रति कांग्रेस ने अपनी पहली बार नीति किसमें घोषित की थी? तो वो ध्यान रखिएगा, इसी में घोषित की गई थी। और अगर इसमें बात की जाए तो 3 बातें तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसी में जो है असहयोग आंदोलन के लिए क्या रखा गया था? प्रस्ताव रखा गया था। 1920 में गांधी जी क्या करना चाहते हैं? असहयोग आंदोलन करना चाहते हैं। और 4 आना यहाँ पर शुल्क हो गया है। तो जो अल्पसंख्यकों की संस्था थी ना, उसमें जो है देश के कोने कोने में कांग्रेस अब पहुँच जाएगी और ये आंदोलन जो है अखिल भारतीय आंदोलन बन जाएगा। तो जो कांग्रेस कभी जो है छोटे छोटे लोगों से, मतलब बहुत कम लोगों से उठी थी, अब जो है इसकी हर गाँव में जो है कमेटी बन जाएगी, क्योंकि सदस्यता शुल्क बहुत कम कर दिया गया था। तो ये बातें ध्यान रखना है। मेंस में प्रश्न क्या आया हुआ था? सिंपल प्रश्न आया हुआ था, एक शब्द में उत्तर हो जाना था। प्रश्न ये था 2 नंबर में कि किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार प्रांतों के प्रति भाषाई नीति घोषित की थी? बस इतना प्रश्न था। 2 नंबर 3 नंबर का प्रश्न था, उत्तर में लिखना था नागपुर अधिवेशन 1920 और नीचे से लिख देना था अध्यक्षता विजय राघवाचारी। ठीक है, तो इतनी बातें। 1925 का जो 25 का हो गया, 24 का होगा, 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई थी। और ये एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थे? तो देखिए गया कहाँ पर पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। और इसकी अध्यक्षता जो की हुई थी तो ये चितरंजन दास द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? चितरंजन दास द्वारा। और गया अधिवेशन में क्या क्या बातें हुई थी उनमें, अगर चितरंजन दास को पहली बात तो ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र नेताजी के क्या है? गुरु हैं। क्या है? नेताजी के ये गुरु हैं। और इसकी जो है 2 बातें क्या रखना है, याद रखना है। कौन किसकी? ये गया अधिवेशन की। तो गया अधिवेशन की बातें करें, पहली बात जो है इसमें स्वराज पार्टी के रखने की बात की जाती है। स्वराज पार्टी के निर्माण की बात जो है इसमें होती है। अब देखिएगा, थोड़ी सी समझेंगे चीज़ों को। गांधी जी ने जो है 1920 में क्या किया था? असहयोग आंदोलन शुरू किया था और 1 साल में आज़ादी दिलाने का क्या किया था? वादा किया था लोगों से। और इसी क्रम में लोग जो है बहुत बड़ी संख्या में इनसे जुड़े थे। अब को जो कहते हैं कि लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं, अंग्रेज जो थे वो थे बहुत ही धूर्त लोग थे। ये इतनी हत्याएं करके जो है साम्राज्य बनाया हो, वो अहिंसा से कैसे मान जाएंगे? तो बहुत हद तक प्रभावित किया था, बहुत हद तक लोगों को जोड़ने में सफल रहे थे गांधी जी। लेकिन 1922 में गांधी जी को पता चल गया था कि अब ये जो है आज़ादी नहीं दिला सकता, अगर अपने आप आंदोलन खत्म होगा तो फिर मेरी बहुत बेइज्जती होगी। तो 1922 में गांधी जी ने क्या ले लिया? आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी की रणनीति ही थी
कोई समझे या ना समझे भाई, अगर आप मेन से लिखते हो तो समझ में आना चाहिए। संघर्ष विराम संघर्ष, ये क्या थी, गांधी जी की मूल रणनीति है, संघर्ष विराम संघर्ष। तो पहले उन्होंने 1920 में जो है आंदोलन शुरू किया, संघर्ष हुआ, अब जो है विराम की आवश्यकता थी। फिर इसके बाद 1930 में इन्होंने सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, तो ये विराम जी समझी ना, यहाँ पर तो वापस तो लेंगे ही। तो चौरी चौरा कांड एक घटना मात्र थी। और दूसरी जो यहाँ पर बात याद रखना है, तो स्वराज पार्टी की स्थापना की बात की हुई थी। तो यहाँ पर थोड़ी समझ रहे थे कि जैसे ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो लोगों में क्या हुआ, गांधी जी के प्रति नाराजगी हुई, तो कांग्रेस के अंदर भी नाराजगी हुई। तो CR दास ने कहा भाई अब हम नई पार्टी बनाते हैं, उसका नाम है स्वराज पार्टी, और ये पार्टी क्या करेगी, अंग्रेजों से सहयोग करेगी। कैसे सहयोग करेगी, 1919 के अधिनियम के तहत जो चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या करेगी, पार्टी भाग लेगी, और भाग लेकर के ये सरकार बनाएगी अपनी, और सरकार बना करके फिर अंग्रेजों से लड़ेगी। तो ये बात कौन करता है, ये करता है। और गांधी जी असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं तो वो सहयोग की नीति नहीं अपनाते थे। बाद में जो है गांधी और CR दास के बीच में समझौता हो जाता है, जिसे CR दास पैक्ट कहते हैं। तो दूसरी यहाँ पर बात थी एटक की स्थापना। एटक का जो है स्वागत किया गया था। क्या किया गया था, एटक का स्वागत किया गया था। एटक क्या है, यह एक प्रकार का मजदूर संगठन था। क्या था, मजदूर संगठन था, कांग्रेस का ही क्या था, मजदूरों के लिए कार्य करने वाला एक संगठन था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इतनी बातें हो जाती हैं। चलिए, चिंता मत करिएगा भाई, चीज़ें जो है धीरे धीरे समझ में आती हैं। अभी आपने पूरा इतिहास नहीं पढ़ा हुआ, मैं यहाँ वहाँ की बातें लिंक कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहा हूँ, इसीलिए कि भाई कभी माइंड जो है ब्रॉड ना हो जाए। तो जितना हो रहा है उतना चीज़ें याद करते जाइएगा, अभी आगे बहुत कुछ बाकी है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। पिछला बस जो है जोड़ते जाइएगा। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1972 में स्थापना की थी, तो ये किसने की हुई थी, 32 में गांधी जी द्वारा की गई थी। अब गांधी जी आप जानते हैं, भीमराव और गांधी जी के बीच में क्या हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था। क्या हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें आरक्षण को लेकर के समझौता हुआ था। तो जैसे जैसे आरोप लगाए गए थे गांधी जी के पास में, जैसी बातें आती थी, तो उनका जो है एक सक्रिय राजनीति से दिल जैसा टूट गया था यहाँ से कि अरे मतलब हम यार क्या करना चाहते हैं, ऐसे अच्छे कार्य करना चाहते हैं। और गौर से देखो कि यार गांधी जी को कभी भी तो एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसका कोई स्वार्थ से उद्देश्य नहीं था, वरना हर नेता जो है आज़ादी के समय पर ये करना चाहता था कि भाई हम जो है नेता बन के प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई कहते थे कि हम जो है दलितों के नेता बन जाएं, कोई सोचता था कि हम धार्मिक नेता बन जाए, कोई कुछ बन जाए। लेकिन गांधी जी जो है उनके पास में कोई ऐसा था ही नहीं मकसद। वो जो है निस्वार्थ भावना से अगर कोई व्यक्ति जुड़ा था ना राष्ट्रीय आंदोलन में, तो एक व्यक्ति जुड़ा था। ये समझने की बात है, ये आपको जो है बहुत लंबी गहराई करने के बाद में जो है समझ में आएगी। एक व्यक्ति जो है इसके पास में सिर्फ धोती होती थी। क्या होती थी, धोती होती थी, और एक किताब होती थी, उस किताब का नाम था एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और एक जो है कलम होती थी, और एक क्या होता था, इनके पास में लाठी होती थी, और एक चश्मा होता था। इतनी बड़ी ये क्या है, इनकी पोशाक है। ना कभी ये खाना पीने में भेदभाव करते, कहीं भी खाना खा लेते, कहीं किसी के भी साथ में रुक लेते, ना कभी सिक्योरिटी की क्या कर पड़ती, आवश्यकता पड़ती। और बाद में जो क्या है, जब इनकी हत्या कर दी जाती है तो वो भी गोडसे को सही बताया जाता है। अरे भाई आपने कितनी बंदूकें चलाई थी जब अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे थे। चलिए, खैर वो हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी ने। तो 1932 में जब पूना समझौता हुआ तो सक्रिय राजनीति से इन्हें संन्यास लिया, और संन्यास लेने के बाद इन्होंने एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम था अखिल भारतीय हरिजन सेवक संगठन। और ये हरिजन नाम किसको दिया था, इन्होंने दलितों को नाम दिया था गांधी जी ने। किसको नाम दिया था, दलितों को नाम दिया था। हरिजन का मतलब होता, हरि का मतलब होता है भगवान, जन का मतलब होता है व्यक्ति। तो भगवान के जो व्यक्ति हैं, गांधी जी ने ये बात कही हुई थी। और इनकी सेवा करने के लिए क्या बनाते हैं, संगठन बनाते हैं। इसी संगठन से जो है इन्होंने 1933 में हरिजन नाम की पत्रिका निकाली हुई थी। कौन सी पत्रिका, हरिजन नाम की पत्रिका निकाली हुई थी। हालांकि गांधी जी जो है यंग इंडिया का पहले से प्रतिपादन कर रहे थे, यंग इंडिया भी इनकी क्या है, पत्रिका है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो यह जो है बेलगांव में हुआ था। गंगाधर भट्टाचार्य नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने जो है गांधी जी को कहा था कि आपको जो है इसकी अध्यक्षता करनी चाहिए। हालांकि गांधी जी कह रहे थे कि मेरा जो है इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे जो है लोगों को जोड़ना है, तो मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं है। तो ये बात जो है, फिर ये बाद में क्या करते हैं, अध्यक्षता कहते हैं। तो इनका जो है बहुत बड़ा योगदान था ये बेलगाम अधिवेशन को जो है वो करवाने में। इन्हें कर्नाटक का शेर भी कहा जाता है, कर्नाटक का शेर भी कहते हैं गंगाधर भट्टाचार्य को। तो 1924 में गांधी जी क्या करते हैं, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और
गांधी जी जब ये इसकी अध्यक्षता करते हैं तो इसमें दो बातें आपको ध्यान रखना है। पहली बात ध्यान रखना कि इन्होंने अस्पृश्यता पर भाषण दिया था, छुआछूत को मतलब ख़त्म करने पर जो क्या दिया था, भाषण दिया था। और दूसरी बात जो है इस अधिवेशन में ध्यान रखते हैं कि गांधी दास पैक्ट हुआ था। क्या हुआ था? गांधी दास पैक्ट। पैक्ट मतलब होता है समझौता, दास मतलब क्या है? सी आर दास। गांधी का मतलब है महात्मा गांधी। तो जो सी आर दास है स्वराज पार्टी की स्थापना कर चुके हैं, तो इसमें समझौता हो गया था कि ठीक है भाई, तुम सी आर दास पार्टी की जो ये स्वराज पार्टी बना चुके हो, वह स्वराज पार्टी अलग ही नहीं होगी, वो कांग्रेस का क्या है, एक हिस्सा है। तुम लड़ो, ठीक है, अंग्रेजों के साथ मिलकर मतलब सरकार में अपना पांव जमाओ, फिर लड़ो, तो वो कांग्रेस का ही हिस्सा होगी। तो ये दोनों के मध्य में समझौता हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? और ये अधिवेशन था भाई 1936 का लखनऊ अधिवेशन था। कब का? जो यह अधिवेशन है 1936 का अधिवेशन है। जवाहरलाल नेहरू जो 3 बार कांग्रेस के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। और वो 3 बार कौन कौन से थे अगर ये बात की जाए तो 1936 में बनते हैं, एक बार 1929 में बनते हैं, और एक बार ये 1937 में बनते हैं। 3 बार बनते हैं। 1937 में इन्होंने फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1929 में इन्होंने जो है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और 1936 में जो है लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की हुई थी। और जवाहरलाल नेहरू ने इसमें स्पष्ट रूप से घोषित किया था, मैं समाजवादी हूँ। क्या हूँ? समाजवादी हूँ। समाजवादी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी विचारधारा का समर्थन जहाँ की मतलब कोई देश जैसे होती है, देश होता है, तो वहाँ का जो जितनी भी संपत्ति है उसका वास्तविक मालिक जो है वहाँ की जनता होती है, यानी कि एक प्रकार की लोकतांत्रिक विचारधारा है। तो ये समाजवादी घोषित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और ये भी कहा था कि अगर देश की समस्याओं को हल करना है तो किसी व्यक्ति के नाम पर मत जो है क्या बनाओ, देश का मालिक बनाओ, देश का मालिक जनता को बना दो। ठीक है, तो ये लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने कहा हुआ था। और इनकी विचार भी समाजवाद में पढ़ेंगे, जब अपन राजनीतिक पढ़ेंगे मेंस में तो उसमें देखेंगे जवाहरलाल नेहरू को। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की हुई थी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा की गई थी। हरिपुरा कहाँ पर स्थित है? यह गुजरात में है। तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जाती है। और ख़ास बात अगर की जाए तो इसमें जो है एक जो है संगठन बनाया जाता है जिसका नाम था नेशनल प्लानिंग कमेटी। क्या नाम था? नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय योजना समिति। राष्ट्रीय योजना समिति। आपको समझ में नहीं आ रहा तो पंचवर्षीय योजनाएं जो है आपने पढ़ी हुई हैं, तो पंचवर्षीय योजनाएं मतलब कैसे देश का विकास होगा धीरे धीरे करके, तो उसको सोचने के लिए जो है एक समिति बनाई थी। और इस समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये समिति कब बनी थी? हरिपुरा अधिवेशन में बनी हुई थी। और दूसरी बात अगर करें तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि रोमन लिपि को जो है लागू करने की बात की हुई थी। कौन सी लिपि? रोमन लिपि। अभी कौन सी लागू है? देवनागरी लिपि। तो रोमन लिपि की भी इन्होंने बात की हुई थी। इसके बाद त्रिपुरी अधिवेशन होता है 1939 में, त्रिपुरी अधिवेशन। और ये मध्य प्रदेश में एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन है शायद, जबलपुर में हुआ था, ये मध्य प्रदेश में हुआ था। और इसमें जो है गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर के मतदान होता है दोनों के मध्य में, और गांधी जी की इसमें क्या होती है? पराजय होती है। नेताजी जीत जाते हैं। बाद में जो है कांग्रेस का दल जो है इनका समर्थन नहीं करने लगता, तो फिर नेताजी क्या कर देते हैं? इसे त्याग पत्र दे देते हैं। तो इसे त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति है? वो कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यही क्या है? सबसे युवा अध्यक्ष। युवा मतलब जिसकी सबसे कम उम्र हो। और ये जो है सबसे लंबे समय तक जो है अध्यक्ष रहे थे। कब तक रहे थे? 1840 से लेकर के 1845 तक जो है अध्यक्ष रहे थे, यानी कि 6 वर्षों तक जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, आगे बात करते हैं, स्वतंत्रता के समय पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, स्वतंत्रता के समय पर जो अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी थे। सरदार पटेल का इम्पोर्टेंट अधिवेशन है ये 1931 में जो है क्या करते हैं? कराची अधिवेशन की क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। और इसकी जो खास बात ध्यान रखना है, इसमें जवाहरलाल नेहरू जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। कहाँ पर? लाहौर अधिवेशन की। और यहाँ पर जो है पूर्ण स्वराज्य पारित किया गया था। क्या किया गया था?
पूर्ण स्वराज पारित किया गया था, मतलब कि भारत जो है पूरी तरीके से अपना शासन चाहता है, अंग्रेजों को भगाना चाहता है। और इस पूर्ण स्वराज्य को परिभाषित कहाँ किया गया था, ध्यान रखिएगा, कराची अधिवेशन में इसकी परिभाषा बताई गई थी कि पूर्ण स्वराज का मतलब सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आज़ादी भी होगी। तो इसकी परिभाषा कराची अधिवेशन में। और गांधी जी को काले झंडे किस अधिवेशन में दिखाए गए थे, तो कराची अधिवेशन में दिखाए गए थे। क्यों? क्योंकि अभी हम देखेंगे गांधी इरविन समझौता होगा 1930 में, 31 में ही, तो उसमें जो है भगत सिंह की फांसी को जो है माफ़ करने की बात गांधी जी नहीं की हुई थी। अब इसको जो है आपको समझने के लिए थोड़ा सा समय देना होगा, बाद में जो मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों किया था। और कुछ लोग कहते हैं कि मतलब रखी हुई थी मांग, लेकिन गवर्नर जनरल ने जो है उन्हें कहा था कि वो जो है उन्होंने क्रिमिनल केस है उसकी जो है माफ़ी नहीं हो सकती, हम सिर्फ राजनीतिक मतलब जो भी नज़रबंद है उनकी माफ़ी की बात किया हुआ है। इतनी बातें देखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। प्रथम बार राष्ट्रीय गान हमारा क्या है, जन गण मन अधिनायक, किस अधिवेशन में गाया गया था, तो ये 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इसकी अगर रचना पूछे किसने की हुई थी राष्ट्रीय गान की रचना, तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है की गई थी। और जॉर्ज पंचम जो है यहाँ पर आए हुए थे। कौन आए हुए थे? अंग्रेज जो महाराज थे, ये मतलब ब्रिटेन के महाराज थे, जॉर्ज पंचम आए थे। तो उस दरबार में जो है गायन किया गया था, और इस गायन का मतलब जो है कुछ और ये समझ गए थे। उसमें लिखा हुआ था कि जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, मतलब भाग्य विधाता स्वयं को ये समझ गया था जॉर्ज पंचम। तो बहुत खुशी हो गया था को हम तुम्हारी पुस्तक को क्या देंगे, वो देंगे, मतलब क्या, साहित्य का नोबेल पुरस्कार देंगे। तो बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने हाथ जोड़े कि भाई रहने दो, वरना देश मुझे माफ़ नहीं करेगा। तो मैं जो है इसे राष्ट्रगान की रचना के लिए जो है मैं नोबेल पुरस्कार नहीं ले सकता, मैं अपने राष्ट्र के लिए गाया हुआ है। तो बाद में कहा अगर देना ही है तो मेरी दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है गीतांजलि, उस पुस्तक के लिए क्या दे दीजिएगा, दे दीजिएगा। तो इसके लिए फिर मिला हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी जीत हासिल की हुई थी, बाद में त्यागपत्र दिया था। बेलगाम अधिवेशन, गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। 1896 कलकत्ता अधिवेशन में क्या है, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। क्या किया गया था? वंदे मातरम गाया गया था। आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। देखिए बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करेंगे ना, तो 1920 में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? 1920 में जो है डेथ हो जाती है। तो 1920 के आसपास ही होगा, हर साल अधिवेशन होता, तो 1919 जो है आपका सही है। अमृतसर अधिवेशन में जो है इन्होंने अंतिम बार भाग लिए थे, इसके बाद भाग नहीं ले पाएंगे। तो कलकत्ता अधिवेशन जो 1917 का है, एनी बेसेंट ने इसकी क्या थी, अध्यक्षता की हुई थी, और ये प्रथम महिला थी जिसमें कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी हुई। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, और यहाँ पर जो है कांग्रेस में क्या पड़ गई थी, फूट पड़ गई थी, गर्म दल और नरम दल जो है बट गया था। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, इसमें पहली बार जो है स्वराज शब्द जो है प्रयोग में लिया गया था, स्वराज शब्द। और दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि स्वराज हम भीख में नहीं मांग रहे हैं, हम जो है अपने राज्य के लिए मांग रहे हैं। और अगर बात की जाए तिलक के बारे में, ध्यान रखना, इनके जो है समाचार पत्र हम पढ़ चुके हैं, तो वो ध्यान रखना है। 2 समाचार पत्र हैं, कौन कौन से? एक का नाम है केसरी और एक का नाम है मराठा। और केसरी नाम का समाचार पत्र हमने ये मराठी भाषा में निकलता था, और जो मराठा है ये अंग्रेजी भाषा में निकलता था। और तिलक की और बातें करते हैं, इनकी पुस्तक जो है बहुत चर्चित रहती है, गीता रहस्य। और इनका नारा ध्यान रखना है, नारा क्या है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा। और जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, पत्रकारिता का कर्तव्य करते हुए ये जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। और इनका ही एक कथन है कि अगर भगवान अस्पृश्यता को माफ़ करता है, मतलब सहन करता है, तो मैं ये भगवान को कभी भगवान नहीं कहूँगा। ठीक है, अगली बात करते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो है अध्यक्ष कौन थी, ये प्रश्न पूछ रहा है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ रहा है। देखिएगा, प्रथम जब महिला अध्यक्ष पूछे तो वो नाम हो जाएगा एनी बेसेंट। क्या थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जिन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू क्या है? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की हुई थी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, सरोजनी नायडू का। 1925 से 2025 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस अधिवेशन के। तो ऐसे ही तो भाई पूछे जाते हैं सब कुछ जो है,
समझने के लिए किया जाता है, लेकिन जो है कुछ माइलस्टोन चीज़ें होती हैं जो परीक्षा में आ जाती हैं। अब खूब अधिवेशन याद कर लो। अब मैं कहता हूँ इसे भाई स्टार लगा करके रखना। जो भी चीज़ें भाई ऐसी हैं इतिहास में जिनके 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिनके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 125 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 500 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, ध्यान रखिएगा। यही प्रश्न ऐसे बनते हैं। नलिनी सेन गुप्ता ये सेकंड महिला हैं जिन्होंने, भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। कादम्बिनी बोस ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होने वाली प्रथम स्नातक महिला हैं, मतलब डिग्री करने वाली ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से की हुई थी, जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय कब बना था? 1857 में वुड डिस्पैच के तहत। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं फ्रेंड, प्रश्न हो जाते हैं। आई होप चीज़ें जो है आपकी क्लियर हुई होंगी। लगातार जुड़े रहिएगा, लगातार चीज़ें करते रहिएगा, निश्चित रूप से आपको इतिहास जो है मूल्यों पर नाचेगा। और एक बार जो है आपका पूरा हो जाए इसके बाद जो है हम फैक्ट फाइल देंगे, क्वेश्चन से जो है बहुत सारे फैक्ट देंगे। अभी मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में हैं, मैं चाहूँ तो जो है 20-20, 30-30 फैक्ट बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ लिखने में भी समय लगता है। और जो चीज़ें अगर सही समय पर नहीं देंगे, सही समय पर अगर देंगे तभी फायदेमंद रहेंगी। अब जैसे मैंने यहाँ का सरोजनी नायडू का, अभी सरोजनी नायडू की अगर बात करें तो बहुत सारी बातें हैं कि भाई प्रथम महिला राज्यपाल रह चुकी हैं ये। इनके जन्मदिन पर क्या मनाते हैं? 13 फरवरी को जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजनी नायडू दर्शाना सत्याग्रह में जो है क्या किया था? भाग लिया था। गांधी और इरविन को इन्होंने दो महात्मा कहा था। बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में, तो अपन कर सकते हैं, लेकिन समय समय पर जो है धीरे धीरे आपकी चीज़ें जो है क्लियर होती जाएंगी। यकीन मानिए जितनी आपकी तैयारी की हो सकता है उतनी ऑलरेडी मेरे पास दिमाग में चीज़ें हैं, तो उसके लिए आप चिंता मत करिएगा, वो समय समय पर आपको मिलती रहेंगी। चलिए, थैंक यू। जुड़िएगा अपने साथ में, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई प्रश्न हो कमेंट में बताइएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा।